हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? कैसे आपकी तैयारी चली हुई है? तो यहाँ पर आपके पेडागोजी मैराथन सेशन चले हुए हैं इस चैनल के ऊपर, जिसको आप देख रहे हैं। आई होप आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे, आपको मजा आ रहा है। तो यूनिट 2 आपकी आज रहने वाली है, बिकॉज यूनिट 1 को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप ये नहीं देखिए तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट नहीं होने वाली है ये वाली यूनिट, बिकॉज अपने आप में सिलेबस जो है काफी है इसके अंदर। देखने को आपको वो थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन इसको हम दो पार्ट में तोड़ करके चलेंगे। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो आपका टॉपिक रहने वाला है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, जिसके अंदर आप लोग व्यवहारवाद पढ़ेंगे, संज्ञानात्मकवाद पढ़ेंगे और साथ ही आप लोग इसके अंदर कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ेंगे। ठीक है, बाइलिंगुअल रहने वाला है। बहुत सारी समस्या आती है कि मैम बाइलिंगुअल नहीं होता। अभी तो सारी चीजें बाइलिंगुअल आ रही है ना, तो अभी समझो इस चीज को, पढ़ते चलो आप, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने जो अपना यूनिट 2 है वो आपने मेरे जो भी प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए क्रिएट करी हुई है उसके थ्रू आपने वो अच्छे से कर ली होंगी। तो मैं आपके लिए ये सारी चीजें मान करके चल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर आनंद आएगा आपको ये वाली मैराथन देखने में। और अगर किसी ने नहीं भी करी है तो आप ये वाली मैराथन अगर देख लेंगे तो आपको इन चीजों में क्लियरिटी हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बना पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम को समझना है आपका यूनिट का नाम। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आता है सेशन, थोड़ा लंबा होने वाला है बिकॉज मैराथन सेशन है, तो थोड़ा अपना पानी वानी सब लेकर के बैठना, चीजों को अच्छे से समझते हुए चलना। चलिए बात करते हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग। इसके जो है 3 सिद्धांत, 3 लर्निंग की थ्योरीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो इसमें 4-5 होते हैं, बट हम यहाँ पर आपके जो सिलेबस में है वो 3 आपके लिए बेसिकली मेंशन किया गया। बिहेवियरिज्म, जिसको आप व्यवहारवाद बोलते हो, जिसके अंदर आपका व्यवहार वगैरह डिस्कस किया जाता है। उसके बाद आपका मेंटल प्रोसेस आ जाता है, आपका दिमागी जो प्रोसेस आ जाता है वो आपका कोग्निटिविज्म के अंदर आ जाता है, जिसको आप संज्ञानवाद यहाँ पर बोल सकते हो, संज्ञानात्मकवाद, कुछ भी आप बोल सकते हो। हिंदी का यही समस्या होती है। इंग्लिश में आपको एक ही वर्ड मिलता है, हिंदी में आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं। इसलिए कोशिश किया करो, पूरा नहीं इंग्लिश में, लेकिन कम से कम जो मेन नाम है ना उसको थोड़ा सा इंग्लिश में आप करके चले। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, इसको आप रचनावाद बोल सकते हो, संरचनावाद बोल सकते हो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर हम लोग अपने ज्ञान का निर्माण जो है स्वयं करते हैं, हम लोग एक्टिव होकर के सारी चीजें करते हैं। तो ये 3 है, आपको मोटे तौर पर अभी बता देती हूँ, उसके बाद नीचे आपके साथ पूरा अच्छे तरीके से इसको डिस्कस भी किया गया है, तो डोंट वरी अबाउट इट। बिहेवियरिज्म की अगर बात करें तो हम लोग बिहेवियरिज्म जो है उनके जो फादर कहलाते हैं वो वॉटसन कहलाते हैं। ठीक है, जेबी वॉटसन जो है बिहेवियरिज्म के फादर कहलाते हैं, इसके जनक कहलाए जाते हैं। तो इस चीज का आपने पहले ध्यान रखना है। अब जो व्यवहारवादी हैं, जो भी बिहेवियरिस्ट है, वो ये मानते हैं कि ये जो दिमाग है ना, इसका तो इन्होंने कोई यूज माना ही नहीं, इसको तो इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। भाई माइंड जो है वो अपने आप में किसी भी चीज को प्रोसेस करने में इंपॉर्टेंट आपको भूमिका निभाता है। आप कोई चीज भी करते हो, आप अगर कुछ भी चीज पढ़ रहे हो तो आपके माइंड का उपयोग होता है उसमें। बट बिहेवियरिस्ट कहते हैं इस चीज को इन्होंने टोटली नकार दिया है। इन्होंने इस चीज को ब्लैक बॉक्स का नाम दिया, जो कि आगे आपको नीचे समझ में आ जाएगा अच्छे से। इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास एनवायरमेंट में एक स्टिमुलस होता है, एक उद्दीपक होता है, और उस उद्दीपक के प्रति हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, बिहेव करते हैं, अनुकरण करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली कहा कि एक स्टिमुलस होता है जो कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर होता है, और इसके प्रति हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि बिहेव करते हैं। यही आपका क्या है, यही आपका बिहेवियरिज्म है। जैसे आपका स्टिमुलस क्या है, आपका स्टिमुलस है भाई आपका एग्जाम आ गया है और आपको क्या करना है, पढ़ना है, तो वो आपका स्टिमुलस है। अब आपका एग्जाम आ चुका है, आपके पास पढ़ने के लिए सारी चीजें हैं, आपका रेस्पॉन्स क्या दिखाएंगे, आप रेस्पॉन्स दिखाएंगे कि दिन रात एक कर देंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे। ये वाली आप मैराथन अच्छे से देख रहे हो, जितनी भी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ वो चीजें आप अच्छे से देख रहे हो। तो आपके पास एनवायरनमेंट में एक स्टिमुलस आया, एक जॉब आपको दिखी, वो आपके लिए स्टिमुलस है। उस चीज को पाने के लिए आप जो प्रोसेस कर रहे हो, जो हार्ड वर्क आप कर रहे हो, वो आपका क्या है, रिस्पॉन्स है। तो बिहेवियरिज्म के जो भी है, बिहेवियरिस्ट जो भी है, व्यवहारवादी, यही बोलते हैं कि दिमाग, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, बस एक स्टिमुलस आपको एनवायरनमेंट में मिलता है और हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रति रेस्पॉन्स करते हैं, वो आपका बिहेवियरिज्म होता है। ठीक है, कॉग्निविस्ट जो थे उन्होंने कहा कि क्योंकि बिहेवियरिज्म की ये बाद में आया है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, बिहेवियरिज्म ने तो कुछ गलत कह दिया भाई। इन्होंने तो जो हमारा मेंटल प्रोसेस है, जो हमारा माइंड है, आज राइटिंग को क्या हो गया, आप जो हमारा माइंड है वो एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। हमारा जो माइंड है वो एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, जिसके अंदर हम लोग कोई भी इनपुट डालते हैं और हमारे माइंड के अंदर सारी चीजें प्रोसेस होती है, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होती है, एंड देन बाद में रिजल्ट निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जिस चीज को, जिस माइंड को, जिस प्रोसेस को इन्होंने ब्लैक बॉक्स का नाम दिया बिहेवियरिज्म में के अंदर, बिहेवियरिस्ट ने, व्यवहारवादियों ने जिसे ब्लैक बॉक्स का नाम दिया है, वो एक्चुअल में ब्लैक बॉक्स नहीं है, बल्कि क्या है, वो एक व्हाइट बॉक्स है। ठीक है, क्या है, एक व्हाइट बॉक्स है, बिकॉज सारी चीजें तो आपके दिमाग में ही होती है।
तो मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड जो भी सारी चीजें होती है वो आपका किसके अंदर आता है, वो आपका कॉग्निटिविज्म के अंदर आता है। उसके बाद आया कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं कि ये थोड़ा बहुत रिलेट करता है दोनों आपस में, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर, बट कॉग्निटिविज्म और इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ये है, दोनों ही मेंटल प्रोसेस होता है, लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि कॉग्निटिविज्म कहता है कि हमारी कुछ एक प्रायर नॉलेज होती है, कुछ एक प्रायर नॉलेज होती है, उस चीज के हम अंदर एडिशनल अपना एक ज्ञान जोड़ देते हैं तो वो आपका लर्निंग हो जाता है। वहीं कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं कि आपकी जो कोई भी प्रायर नॉलेज है उसके बेस पे आप अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, आप नए नए आइडियाज जनरेट करते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस कि कॉग्निटिविज्म के अंदर ये था कि आपके पास जो भी प्रायर नॉलेज थी, जो भी आपका स्कीमा था, आपने स्कीमा पढ़ा होगा ना, क्या होता है स्कीमा, आपकी वही पास्ट एक्सपीरियंस होता है, वही आपका पास्ट नॉलेज होता है जिसके बेस पे आप कोई भी काम करते हो। तो कॉग्निटिविज्म थे, जितने भी कॉग्निटिविस्ट थे वो कहते थे कि भाई आपका जो प्रायर नॉलेज है उसके साथ आप कोई नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देते हो एंड देन बाद में आप चीजों को मर्ज कर देते हो, आप अपने जो ज्ञान है उसके अंदर मॉडिफिकेशन ले आते हो, उसके अंदर बदलाव ले आते हो। बट कंस्ट्रक्टिविस्ट ये कहते हैं कि आपका जो ज्ञान है उसका निर्माण आप स्वयं करते हो। ठीक है, तो ये कुछ मेन था तीनों चीजों के अंदर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बहुत अगर क्लियर हुआ है तो नीचे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिकॉज डीपली लेकर के चली हूँ। ठीक है, इसलिए ये वाला जो यूनिट है वो अलग से थोड़ा सा लेकर के आई हूँ, बिकॉज यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। चलिए, बिहेवियरिज्म यानी कि जो व्यवहारवाद है, इसको बिहेवियरल साइकोलॉजी भी बोला जाता है, व्यवहार मनोविज्ञान के रूप में भी इसको जाना जाता है, बिकॉज ऑल बिहेवियर्स आर लर्न थ्रू द इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड कंडीशन। ठीक है, कंडीशनिंग मतलब क्या होता है, अनुबंधन होता है, आप एसोसिएट करके चलते हो। जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बताया, आपको जो ऊपर मैंने बिहेवियरिज्म बताया है कि आपके एनवायरनमेंट में कुछ भी एक स्टिमुलस होता है, कुछ भी आपको एक उद्दीपक होता है, उसके प्रति आप क्या करते हो, आप एक अपना बिहेवियर दिखाते हो, आप अपना जो है रिस्पॉन्स करते हो। जैसे पैवलोव ने उस कुत्ते वाले एक्सपेरिमेंट में किया था, डॉग के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, खाना वगैरह को, जिसको हम नीचे अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ क्या होता है, आपके एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ एक स्टिमुलस होता है, कुछ ना कुछ एक उद्दीपक होता है, जिसके प्रति हम लोग अपना बिहेव दिखाते हैं, जो व्यवहार हम लोग उसके प्रति दिखाते हैं, जो रिस्पॉन्स हम उसके प्रति दिखाते हैं, वही आपका बिहेवियरिज्म होता है। और ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसको हम कंडीशनिंग कहते हैं। ठीक है, हमें आदत सी पड़ जाती है उस चीज को। तो आपने यही जानना कि व्यवहारवाद एक व्यवहार मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है, सीखने का एक सिद्धांत होता है जो सभी व्यवहार को कंडीशनिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग पर्यावरण के साथ बातचीत के माध्यम से सीखते हैं, पर्यावरण के साथ हम लोग एसोसिएट करते हुए चलते हैं, इंटरेक्शन करते हुए चलते हैं, और फिर हम अपना एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स वहां पर दिखाते हैं। वही अपना क्या होता है, वही हमारा बिहेवियरिज्म होता है, व्यवहारवाद होता है, यानी कि मेंटल प्रोसेस कुछ नहीं होती है। इन्होंने कहा कि जो भी है, इंसान को, जानवरों को, सब मिक्स कर दिया इन्होंने। भाई दिमाग नाम की भी तो कोई चीज होती होगी ना, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने ह्यूमंस को भी एक तरीके से क्या बोल दिया, प्रोग्राम्ड एनिमल बोल दिया। क्या बोल दिया, प्रोग्राम्ड एनिमल, की एक प्रोग्रामिंग के रूप में जानवर ही है, बिकॉज दिमाग तो है ही नहीं, दिमाग के बारे में तो बात ही नहीं करी। तो बिहेवियरिस्ट बिलीव करते हैं कि हमारे जो भी एक्शंस होते हैं, हम जो भी काम करते हैं, वो एनवायरमेंटल स्टिमुलस के प्रति करते हैं, है ना। वही बात है जो मैंने आपको ऊपर बताई है कि एनवायरमेंट में हमारा जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसके अंदर कुछ एक उद्दीपक होते हैं जिसके प्रति हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एनवायरमेंट के थ्रू। तो जो भी आपके रिस्पॉन्स एक्शंस होते हैं, जो भी आप काम करते हो, वो एक स्टिमुलस के लिए ही करते हो, बिना इसके आप कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हो। Thus behavior is simply a response to environmental stimuli। इसलिए आपका जो बिहेवियर है, जो आपका व्यवहार है, वो एक तरीके से रिस्पॉन्स होता है किसके थ्रू, एनवायरमेंट के अंदर जो उद्दीपक है उसके प्रति। जैसे मैंने आप एग्जांपल से समझो, सिंपली मैंने एग्जांपल बताया ना, उस चीज से समझो कि आपका एग्जाम आ गया है और आपको एक सीट लेनी है, और इस सीट को लेने के लिए आप क्या कर रहे हो, ये आपका क्या है, ये आपका स्टिमुलस। ठीक है, ये आपका है स्टिमुलस, यानी कि वो आपका एक उद्दीपक है। अब इस उद्दीपक के प्रति आप क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, और वो रिस्पॉन्स क्या है, आपकी हार्ड वर्क है जो आप राइट नाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हार्ड वर्क आपको क्या कर रहा है, आप किस लिए कर रहे हो, इस स्टिमुलस के प्रति आप लोग अपना रिस्पॉन्स दिखा रहे हो। तो यही बात इन्होंने बोली है कि जो भी एनवायरनमेंट के अंदर स्टिमुलस होता है, उसके प्रति हम जो रिस्पॉन्स दिखाते हैं, वही हमारा क्या होता है, व्यवहार होता है। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। वॉटसन को, जिनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म बोला जाता है, वॉटसन, जेबी वॉटसन जो है, उनको व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। वैसे तो आपने बहुत बारी लिखा होगा। इन्होंने एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट एक कोट दिया था जिसको आपने ध्यान में रखना है। ये कहते हैं भाई मुझे आप 1 दर्जन बच्चे दो, उनका क्या बैकग्राउंड है, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं,
उनका क्या उनकी डिजायर्ड है, कुछ भी मतलब फर्क नहीं पड़ता है। आप बस मुझे 1 दर्जन दो, मायने नहीं रखता वो कहाँ से आए हैं, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो किस उससे आए हैं। अगर मैं चाहूं तो मैं किसी भी एक बच्चे को मैं इंजीनियर बना सकता हूं, मैं चाहूं तो उस बच्चे को मैं डॉक्टर बना सकता हूं, मैं चाहे उस बच्चे को मैं लॉयर बना सकता हूं, इवन मैं उस बच्चे को भिखारी तक बना सकता हूं। ये इन्होंने कहा था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमारी जो लर्निंग है बेसिकली एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करते हुए चलती है। बिकॉज इस चीज के बारे में तो बोला ही नहीं, दिमाग के बारे में तो इन्होंने ध्यान दिया ही नहीं, इसलिए इनकी आलोचना भी की गई थी। बिहेवियरिज्म की आलोचना इसी के लिए हुई थी, भैया आप लोगों ने इंटरनल जो थॉट्स होते हैं किसी भी मनुष्य के, किसी भी इंसान के, जो इंटरनल डिजायर होती है, जो मूड्स होते हैं, इंटरनल मूड्स जो होते हैं, डिजायर होती है, जो भी इंटरेस्ट होता है, इसके बारे में तो आपने बात ही नहीं करी। भैया अपने हर इंडिविजुअल इंसान का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अपने अपना थिंकिंग पैटर्न होता है, आपने तो उसके बारे में बात ही नहीं करी। इन्होंने सिंपली कहा कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मेरा मन करेगा मैं उनको वो बना दूंगा, बिकॉज एनवायरमेंट से बनते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो आपसे मे भी ऐसे कोड भी पूछ सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान में रखना कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो जो अच्छी तरीके से हेल्दी वगैरह हो, और मैं जो चाहूँ उनको बना सकता हूँ। ठीक है, मैं उनको डॉक्टर चुन सकता हूँ, वकील चुन सकता हूँ, कलाकार, व्यापारी प्रमुख, और हाँ यहाँ तक कि भिखारी आदमी या फिर चोर भी उनको यहाँ पर बना सकता हूँ। ठीक है, और उनकी प्रतिभा की, उनके इंटरेस्ट की, उनकी प्रवृत्ति की, उनकी कैपेसिटी की, उनके व्यवसाय की, इन सभी की परवाह किए बिना मैं उनको यहाँ पर कुछ भी बना सकता हूँ। ये कहना था वॉटसन। अब यहाँ पर आपसे जो बोला गया है सिलेबस में, रोल की बात करी गई, टीचर का क्या रोल होता है, स्टूडेंट का। अब देखिए यहाँ पर भाई जो भी है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा जो है एनवायरमेंट के अंदर जो भी स्टिमुलस है उसके प्रति क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। क्लासरूम के अंदर टीचर ने यानी कि आपने कोई भी काम दिया और उस काम के प्रति बच्चा क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे की भूमिका है वो बिल्कुल क्या है, पैसिव है, जो कि सही नहीं है। बच्चे की भूमिका कैसी होनी चाहिए, बच्चे की भूमिका एक्टिव होनी चाहिए, जो कि कॉग्निटिविज्म के अंदर आती है और कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आती है, जिसके अंदर बच्चा अपना एक्टिव होकर के चीजें करता है। बट अगर बिहेवियरिज्म की बात करें तो यहाँ पर बच्चा पूरी तरीके से पैसिव है, जो टीचर छात्र को प्रोवाइड करेगा बच्चा उसी के ही अकॉर्डिंग चलेगा, बच्चे को खुद को कुछ भी करने की आजादी नहीं है। एनवायरमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से ऑटोक्रेटिक एनवायरमेंट है, निरंकुश एनवायरमेंट है, जिसके अंदर बच्चे को कुछ भी फ्रीडम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। टीचर ने यहाँ पर अपना जो एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट टीचर ने बनाया हुआ है क्लासरूम के अंदर, बिकॉज वो जो कुछ भी देगा, जो कुछ भी बताएगा, बच्चे को उसी के अनुसार ही एक्ट करना है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि टीचर का रोल ऑटोक्रेटिक है, निरंकुश है, और बच्चे का रोल कैसा है, बच्चे का रोल यहाँ पर पैसिव है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जहां पर आपको मे बी क्वेश्चंस पूछ ले। बिहेवियरिज्म के अंदर बात आती है ब्लैक बॉक्स की, एक काले डब्बे की बात आती है। तो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये ब्लैक बॉक्स आखिर होता क्या है। तो ये जो ब्लैक बॉक्स है, नीचे आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे भाई। देखिए इसमें क्या होता है, ब्लैक बॉक्स में एक सिस्टम है जिसके अंदर इनपुट एंड आउटपुट। भाई इसका मतलब क्या है, अब बिहेवियरिज्म ने क्या कहा, एनवायरमेंट के अंदर आपके पास एक स्टिमुलस होता है और इस स्टिमुलस के प्रति आप लोग क्या करते हो, रिस्पॉन्स करते हो। ठीक है, अनुक्रिया करते हो, हिंदी मीडियम वाले फिर नाराज हो जाएंगे, अनुक्रिया करते हो। ठीक है, क्या करते हो, अनुक्रिया, क्यों नहीं चल रहा है ये, अनुक्रिया करते हो। ठीक है, एक स्टिमुलस है, एक उद्दीपक है, और इसके प्रति आप क्या करते हो, अनुक्रिया करते हो। बीच में क्या कुछ हो रहा है, किस चीज का यूज हो रहा है, क्या क्या प्रोसेस चल रही है, इसके बारे में एक क्वेश्चन मार्क बताया गया, जो कि ये है। इसको इन्होंने क्या कहा, ये कहा कि इसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज हम सभी को स्टिमुलस से मतलब है और हम सबको रेस्पॉन्स से मतलब है, इनपुट से मतलब है और आउटपुट से मतलब है। बीच में क्या हो रहा है हमको नहीं पता भैया। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, इसको ब्लैक बॉक्स कहा गया। और इसी ब्लैक बॉक्स को कॉग्निटिविस्ट यानी कि जो संज्ञानवादी है उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने इसको व्हाइट बॉक्स को बोल दिया। ठीक है, तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि बिहेवियरिज्म ने जो माइंड है उसको एक तरीके से ब्लैक बॉक्स बोल दिया, कि अभी जो वो ब्लैक बॉक्स है वो बंद है। बिहेवियरिज्म के अंदर अगर बात करें तो वो ब्लैक बॉक्स बंद है, जिसको ये लोग बिल्कुल भी ओपन करना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस चीज के बारे में जानकारी नहीं चाहते थे। सिर्फ स्टिमुलस के पीछे पड़े रहे, सिर्फ इनपुट के पीछे पड़े रहे, आउटपुट के पीछे पड़े रहे, लेकिन जो प्रोसेस इनके बीच में हो रही है वो अननोन है, इसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, ब्लैक बॉक्स बोला गया। आई होप अब आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं।
The black box is used to represent that there is between input, मतलब ये वही बात है कि ये जो इनपुट था, जो स्टिमुलस था जिसके प्रति, ये जो इनपुट था स्टिमुलस था जिसके प्रति कोई भी इंडिविजुअल मनुष्य रेस्पॉन्स कर रहा था, इनके बीच में क्या कुछ चीजें यहाँ पर पक रही थी, क्या प्रोसेस यहाँ पर चल रहा था, इसके बारे में कुछ इनको लेना देना नहीं था। ठीक है, तो ये क्या है आपका, यही आपका ब्लैक बॉक्स। इन्होंने बताया कि भाई इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो इस चीज के लिए इसको क्या बोला गया, ब्लैक बॉक्स यहाँ पर बोला गया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, आप थ्योरीज को देख लेते हैं। पूरा कंप्लीटली थ्योरीज को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है क्योंकि मैंने आपको सारी जो थ्योरी है वो अच्छे से आपको करवाई हुई है। ठीक है, तो आपने वहां पर डीपली थ्योरीज को देखना है, बट फिर भी मोटे तौर पर थ्योरीज मैं आपको यहाँ पर करवा देती हूँ। तो थ्योरीज के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट थ्योरी आपकी आती है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पैवलोव की। पैवलोव जो थे वो आपके रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो पैवलोव का आपने ध्यान में रखना है। और ये क्या थी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इसको बोलते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो कंडीशनिंग है इसको आप अनुबंधन बोल सकते हो, एसोसिएशन बोल सकते हो, ठीक है, साहचर्य बोल सकते हो हिंदी में। तो ये इसके पर्टिकुलर कुछ नाम है। तो इसके बहुत सारे नाम है इस थ्योरी के, पहले तो आपने जो है नाम ही देख लेना है। चलो नाम फिर बाद में बताते हैं, पहले आप समझो इसको, तभी आप समझोगे नाम कितने हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लिया एक कुत्ते को। तो आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि भाई किस किस साइकोलॉजिस्ट ने कौन कौन से एनिमल पर एक्सपेरिमेंट किया, बिकॉज आपसे बेसिक क्वेश्चंस भी मे भी पूछ ले। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पैवलोव ने डॉग पर, कुत्ते पर। ठीक है, इसके बाद अब ऑपरेट कंडीशनिंग भी आती है, उन्होंने चूहे पर किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, और कोहलर ने जो है बंदर पर किया था। वो सारी चीजें नीचे आएगी। राइट नाउ आप इसको समझिए, इन्होंने कुत्ते पर किया। अब ये कुत्ता भी नॉर्मल कुत्ता नहीं था, मतलब था तो नॉर्मली बस, बट इनको क्या किया गया, इनके द्वारा इसके जो गला है यहाँ से ऑपरेट किया गया, इस गले को, इस कुत्ते को ऑपरेट करके यहाँ पे एक ट्यूब पास करी गई, और ये जो ट्यूब है वो इसके सलाइवा को क्या करेगी, कलेक्ट करेगी। जो भी जब भी इसका सलाइवा निकलेगा, जब भी इसकी लार निकलेगी, इस लार को कलेक्ट करा जाएगा। ठीक है, और ये जो सलाइवा के बेस पे ही पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर टिका हुआ है। इसमें क्या किया गया कि कुत्ते को सबसे पहले खाना दिया गया। भाई कुत्ते को बिल्कुल बांधा हुआ है यहाँ पर, तो कुत्ता खुद से तो खाएगा नहीं, तो इसके सामने फूड लाया गया। तो जैसे ही फूड लाया गया, कुत्ते के मुंह से क्या निकली, सलाइवा निकला, लार निकली। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से फूड लाया गया, कुत्ते के मुंह से लार निकली। नेक्स्ट डे फिर फूड लाया गया, कुत्ते के मुंह से फिर से लार निकली। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया कि भाई जब जितनी बार भी कुत्ते के सामने खाना आएगा, कुत्ते के मुंह से लार निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है। बट अभी क्या किया गया, कुत्ते के सामने एक बेल बजाई, बेल बजा करके फिर फूड लाए। पहले बेल बजाई, फिर फूड लाई। फूड, अब बेल को देख कर को तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब खाना दिया तो लार आई। बेल को देखकर तो कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट डे फिर से बेल बजाई, कुछ नहीं हुआ, फिर फूड दिया तो फिर से लार आई। उसके बाद तीसरे दिन फिर से उसको बेल बजाई, खाना दिया, फिर उसके मुंह से लार आई। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि बेल बजते के साथ ही उसको बिना फूड दिए ही, बिना फूड उसके सामने पेश करे ही, बेल बजते के साथ ही कुत्ते के मुंह से क्या आ गई, लार आ गई। फिर से उसके बेल बजाया और बेल बजते के साथ फिर उसके मुंह से लार आ गई। एक दिन उसको क्या किया गया कि सिर्फ बेल ही बजाई और खाना नहीं दिया, कुत्ते के मुंह से क्या आ रही थी, लार आ रही थी। तो ये सब क्या हुआ कि भाई पहले तो खाना दिया फिर लार आ रही थी, लेकिन अब तो बेल बजाने पर ही लार आ रही है, सलाइवा निकल रहा है। इसका मतलब यह है कि कुत्ते ने एसोसिएट कर लिया है, कुत्ते ने साहचर्य बना लिया है, कंडीशनिंग यहाँ पर स्थापित हो गई है। कुत्ते ने क्या कंडीशनिंग यहाँ पे स्थापित कर ली है कि जब बेल बजेगी तो क्या आएगा, खाना आएगा। ठीक है, अब ये एक बार में नहीं हुआ, काफी बार रिपीट किया गया इस चीज को। तो ये जो कंडीशनिंग यहाँ पर उसने बनाई है, ये जो उसने अनुबंधन उसने स्थापित किया गया है, यही इस पूरे एक्सपेरिमेंट का आधार है, यही आपका पूरा एक्सपेरिमेंट है। इस चीज को लेकर के इन्होंने पूरा ये सब सारा जो है तामझाम किया था, डिवाइस को यहाँ पर कनेक्ट किया सलाइवा को मेजर करने के लिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग रेस्पॉन्सेज को इन्होंने रिकॉर्ड किया, सारी चीजों को इन्होंने ये किया। फिर बाद में इन्होंने जो है स्टिमुलस के बारे में, नेचुरल स्टिमुलस और ये सारी चीजें आपको वहां पर मैंने पूरा प्लेलिस्ट में बताया हुआ है, कंप्लीटली आप वहां से देखेंगे। बस आपको मैंने मेन जो है टॉपिक आपको अच्छे से समझा दिया है कि यहाँ पर क्या क्या इन्होंने कंडीशनिंग स्थापित कर ली। बेल बजने के साथ ही इन्होंने इसके मुंह से क्या आई, लार आई। तो ये इस एक तरीके से क्या हो गया, ये कंडीशनिंग इसने स्थापित कर ली है। तो ये इस थ्योरी का जो है मेन बेस है, जिसको आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि किस पे एक्सपेरिमेंट किया था पैवलोव ने, तो पैवलोव ने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद कुछ नाम है इस थ्योरी के जो कि आपने रिलेट करके चलनी है, बिकॉज एचटेट में एक बार जो है आपसे नाम पूछा गया था, टाइप एस वहां पर नाम दिया गया था, तो आपको यहाँ पर ये जो है देख लेना है। इसका एक नाम है स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। पहले स्टिमुलस दिया गया, खाना दिया गया, बाद में कुत्ते ने क्या दिया, रेस्पॉन्स दिया। स्टिमुलस मतलब कुत्ते के सामने खाना लाया, खाना लाते के साथ कुत्ते ने रेस्पॉन्स दिया। रेस्पॉन्स में उसने क्या किया, उसने लार निकाली, वो उसका रेस्पॉन्स था।
तो इसलिए इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी बोलते हैं। टाइप एस थ्योरी भी बोलते हैं, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं, पेवलोवियन कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं, और भी इसके 2-3 नाम है जो कि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से वहां पे कवर कर दिए हैं सारे। जब प्लेलिस्ट में जाओगे, जिसने भी देख लिए हैं तो उनको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये सारे नाम आपने यहाँ पर ध्यान में रख करके चलने हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी आ जाती है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग आ जाती है स्किनर के द्वारा, BF स्किनर के द्वारा। ठीक है, तो स्किनर क्या है, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, इसको आपने ध्यान में रखना है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रैट के ऊपर, चूहे के ऊपर। इस थ्योरी को स्टिमुलस रिस्पॉन्स नहीं बल्कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी बोलते हैं, इतना ध्यान में रखना। जो भी आपका थॉर्नडाइक की कनेक्शनिज्म की थ्योरी थी, थॉर्नडाइक की और आपकी पैवलोव की, ये जो दोनों थ्योरी हैं इनको आप लोग स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी कि SR थ्योरी बोलते हो। जबकि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है स्किनर की, इसको आप रिस्पॉन्स एंड देन स्टिमुलस, यानी कि पहले यहाँ पर ये रिस्पॉन्स दिखाएगा, उसके बाद इसको स्टिमुलस मिलेगा। कैसे, एग्जाम्पल में देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर दो लीवर यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, और अगर वो सही लीवर पर प्रेस करेगा तो एक ग्रीन बत्ती जलेगी और उसके सामने आ जाएगा खाना। अगर उसने गलत लीवर पर पैर रखा तो उसके सामने एक जो है रेड कलर की बत्ती लगेगी और उसको मिलेगी पनिशमेंट। ठीक है, तो ये इस एक्सपेरिमेंट का बेस था, चूहे के ऊपर किया गया था, एक लीवर रखा गया था। तो पहले उसको रिस्पॉन्स दिखाना था, जैसे ही उसको भूख लगेगी वो उछल कूद करेगा, उछल कूद करके उसका अगर सही लीवर पर पैर रखा तो फिर यहाँ से उसको बॉक्स में खाना निकल कर आएगा। यानी कि उसने पहले उछल कूद करके रिस्पॉन्स किया, रिस्पॉन्स करके उसको क्या मिला, उसको फिर यहाँ पर खाना मिला, खाना मतलब स्टिमुलस मिला, इसलिए इसको RS थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, उसको स्टिमुलस मिला। तो ये एक पॉजिटिव था, पॉजिटिव इन्होंने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पर बात करी है। ठीक है, इन्होंने कि भाई पनिशमेंट पर बात करी कि अगर आप गलत चीजों पर अगर एक्ट करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, और अगर आप सही चीजों पर एक्ट करोगे, आप सही बिहेवियर दिखाओगे तो फिर आपको यहाँ पर अवार्ड मिलेगा। और वो अवार्ड क्या है, अवार्ड है यहाँ पर खाना, और पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट इसको यहाँ पर बिजली का झटका दिया गया। ठीक है, आपको इसको हल्का सा करंट लगाया गया। तो इस तरीके से ये एक टाइम पे ना सीख गया, भाई इसने अगर सही लीवर पर पैर किया तो ग्रीन बत्ती जली, खाना मिला, स्टिमुलस आ गया। मान लो अगर गलत लीवर पर पैर रखा तो लाल बत्ती जलेगी और फिर उसको करंट का एक झटका दिया गया, यानी कि उसको पनिशमेंट दी गई। इसको इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया है कि अगर आप एक वांछित व्यवहार करेंगे तो आपको अवार्ड दिया जाएगा, और अगर आप एक डिजायरेबल बिहेवियर नहीं दिखाएंगे, अगर आप एक वांछित व्यवहार नहीं करेंगे तो फिर आपको पनिशमेंट यहाँ पर मिलेगी। तो ये आपने इस थ्योरी को अच्छे से समझ लेना है। एक टाइम पे चूहा सीख गया इस चीज को, और एक टाइम पे ऐसा आया कि चूहे ने सिर्फ अच्छे यानी को जो ब्लू कलर का जो बत्ती वाला जो लीवर है उसको ही वो प्रेस करने लगा था। तो उसको ये चीज सिखाने के लिए उसको एक तरीके से पनिशमेंट यहाँ पर दी जा रही थी। ये है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ नाम है यहाँ पर जिनको आप लोगों ने देखना है। ये जो नाम है आपके, इसको RS जो है थ्योरी भी बोलते हैं, यानी कि पहले रेस्पॉन्स करेगा और बाद में उसको स्टिमुलस खाना दिया जाएगा, इसलिए इसको RS थ्योरी बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी इसको बोलते हैं, ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका ये जो थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसको कनेक्शनिज्म की थ्योरी भी बोलते हैं, ये भी आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है, जो कि पैवलोव के साथ ही इसको रिलेट करते हैं, जिन्होंने कैट पर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, किस पर, कैट पर एक्सपेरिमेंट किया था। इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद बढ़ते हैं क्रिटिसिज्म पर बढ़ेंगे। बिहेवियरिज्म को हमने अच्छे से समझ लिया। अब क्रिटिसिज्म तो होना ही है, बिकॉज इन्होंने दिमाग के बारे में कुछ बोला नहीं, तो इनकी आलोचना तो की ही जाएगी। तो इनकी आलोचना की गई। जो मैनी क्रिटिक्स थे, बहुत सारे आलोचनावादी थे, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो बिहेवियरिज्म है इज वन डायमेंशनल अप्रोच एंड डू नॉट अकाउंट फॉर फ्री विल। भाई आपकी कुछ खुद की इच्छा भी तो होगी, आपकी खुद की भी तो कुछ स्वतंत्रता होगी, उसके बारे में तो ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने तो कहा कि भाई एनवायरमेंट में आपको कुछ मिलेगा, आपको बस रिस्पॉन्स दिखाना, आपको बस बिहेव करना है। तो जो भी इंटरनल इन्फ्लुएंसेस है, जैसे आपके मूड्स वगैरह, आपके विचार, आपकी फीलिंग्स, इनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करी। इस चीज को लेकर के इनको क्या किया गया, इनको यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, फ्रॉइड की अगर बात करें, जो कि साइकोएनालिसिस के फादर यहाँ पर माने जाते हैं, felt that behaviorism failed by not accounted for the unconscious mind thought। इन्होंने कहा कि जो भी हमारा अनकॉन्शियस पार्ट है माइंड का, उसके जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी फीलिंग्स होते हैं, जो भी डिजायर्स, इच्छाएं होती हैं, जो कि हमारे काम को अफेक्ट करती हैं, उस चीज पर तो इन्होंने ध्यान दिया ही नहीं। इसलिए इन्होंने इस चीज के ऊपर इनको क्या किया, क्रिटिसाइज किया, इनकी काफी आलोचना की गई थी। जो भी अदर थिंकर्स हैं, जैसे कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाले अगर बात कर ले, जो भी मानवतावादी अप्रोच वाले अगर बात कर ले, तो जिसमें कार्ल रोजर्स आते हैं, और जितने भी अदर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है, जो भी अलग से मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने ये माना कि जो बिहेवियरिज्म है वो बहुत रिजिड था, बहुत कठोर था और लिमिटेड था।
बस इतना करना है कि आपके एनवायरनमेंट में एक स्टिमुलस मिलेगा और आप रेस्पॉन्स कर रहे हो। लिमिटेड था, रिजिड था, और यहाँ पर आपने जो फेल हो गए इनटू कंसिडरेशन पर्सनल, आपने किसी भी तरीके से व्यक्तिगत रूप से आप क्या चाहते हैं, जो भी आपकी पर्सनल लेवल है उस चीज पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए जो भी मानवतावादी है उन्होंने भी इनको क्रिटिसाइज किया, और जो भी कॉग्निटिविज्म वाले हैं, जो भी संज्ञानवादी साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी इनको क्या किया, क्रिटिसाइज किया। ठीक है, तो ये बिहेवियरिज्म आपका यहाँ पर ओवर हो जाता है। अब बात करते हैं कॉग्निटिविज्म के बारे में। कॉग्निटिविज्म आपका थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलेंगे, जिसको आप संज्ञानात्मकता बोल सकते हो या फिर संज्ञानवाद बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, उनके बतेरे नाम होते हैं। संज्ञानवाद भी बोल सकते हो, संज्ञानात्मकता भी बोल सकते हो। तो जो कॉग्निटिविज्म है इज अ लर्निंग थ्योरी दैट फोकस ऑन हाउ इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड बाय द माइंड। यानी कि कॉग्निटिविज्म बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, आपके मेंटल प्रोसेस पर डिपेंड करता है, आपके दिमागी जो भी प्रोसेस आपका चलता रहता है। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन ली अपने दिमाग के अंदर, कैसे उस चीज को प्रोसेस किया, क्या आपने सोचा, सोचने के बाद आप जो अपना व्यवहार यहाँ पर दिखाएंगे वही आपका यहाँ पर कॉग्निटिविज्म हो जाता है। कि आप लोग कैसे किसी भी सूचना को रिसीव करते हो, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हो, फिर उसको स्टोर भी हम लोग करते हैं अपने दिमाग में, और टाइम आता है तो हम उसको अपने दिमाग से रिट्रीव भी कर लेते हैं। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन आपकी है, ये जो भी प्रक्रिया आपकी, ये किसके अंदर आती है, कॉग्निटिविज्म के अंदर आती है, जिसको बिहेवियरिज्म ने टोटली क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, नकार दिया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है यहाँ पर। इसमें इट यूजेस द माइंड एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेस। यहाँ पर जो आपका माइंड है वो एक तरीके से कंप्यूटर का तरह काम करता है। कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेसर होता है, जो भी प्रोसेस होती है आपकी, वो आपका माइंड यहाँ पर काम करता है। इनपुट आती है, इंफॉर्मेशन माइंड ने ली, रिसीव करी, वो इनपुट हो गया, अंदर प्रोसेसिंग चली, जैसे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस चलती है। उसके बाद जो आपका रिजल्ट है, जो आपका आउटकम है, वो आप बाहर निकालते हो, वो आपका एक तरीके से कंप्यूटर की तरह आउटकम हो जाता है। तो माइंड जो है आपका कंप्यूटर की तरह बिहेव करता है, इसलिए कॉग्निटिविज्म लुक्स बियॉन्ड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। इसलिए कॉग्निटिविज्म जो है व्यवहारवाद से काफी दूर तक सोचता है, काफी दूर तक जाता है, बिकॉज वो तो वहां तक लिमिटेड रह गए थे। लर्निंग एज एन इंटरनल मेंटल प्रोसेस। इन्होंने कहा कि लर्निंग आपका सिर्फ एनवायरमेंट से नहीं होता है, बल्कि आपके दिमाग से आपकी लर्निंग होती है। ठीक है, तो इसी बात पर इन्होंने इनको बिहेवियरिज्म वालों को इन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया, सिरे से इनको खारिज किया। इन दिस व्यू लर्नर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि इसमें जो बच्चे हैं वो कैसे रहेंगे, बच्चे इसमें एक्टिव रहेंगे। जबकि बिहेवियरिज्म के अंदर बच्चे क्या थे, बच्चे बिल्कुल पैसिव थे। आप जो भी चीज उनको दोगे बस वो उसी पर बेस है, वो खुद से कुछ नहीं कर रहे थे वहां पर। लेकिन यहाँ पर बच्चे एक्टिवली सोच रहे हैं, बच्चे चीजों को परसीव कर रहे हैं, बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्टिव होकर के क्लासरूम के अंदर सारी चीजें यहाँ पर की जा रही है। नॉलेज, मेमोरी, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। आपका जो विकास है इसके काफी सारे एरियाज हो जाते हैं, जिसके अंदर आपकी नॉलेज हो जाती है, आपकी स्मृति आ जाती है, आपका सोचने का पैटर्न आ जाता है, आप लोग कैसे समस्या का समाधान करते हैं। बिकॉज हर जो इंडिविजुअल होता है, हर जो बच्चा होता है, उसका सोचने का तरीका अलग होता है, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का तरीका अलग होता है। ऐसा नहीं है कि उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसके काफी यहाँ पर रूप हो जाते हैं। उसके बाद कॉग्निटिविज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग यूजेस द कंसेप्ट, जैसे माइंड की तरह है, मैंने आपको ऊपर बताया कि ये जो है बिल्कुल माइंड जो है आपका कंप्यूटर की तरह काम करता है, जस्ट लाइक कंप्यूटर, एंड एक्सप्लेन करता है कि वो कैसे सारे स्कीमा को एक्सेस करता है, फाइल फोल्डर्स। जैसे आपका स्कीमा किससे रिलेट कर दिया, दिमागी स्कीमा होता है ना। दिमागी स्कीमा का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो ऑलरेडी स्टोर्ड नॉलेज है किसी भी चीज की, वो आपका स्कीमा है। आप कोई भी समस्या का सोल्व करते हो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे करते हो, तो वो जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है वो आपका स्कीमा है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो इस वीडियो को देखने से पहले अभी तक आपको कॉग्निटिविज्म के बारे में जो भी जानकारी है वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, तो वो आपका स्कीमा है। ठीक है, तो स्कीमा को इन्होंने किससे रिलेट किया, जो भी फाइल फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, एंड देन यूजेस द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन टू क्रिएट न्यू लर्निंग एंड स्टोर इन ए प्रैक्टिकल प्लेस। यानी कि आपके स्कीमा के अंदर कोई भी जो नई लर्निंग है उसको ऐड की जाती है कॉग्निटिविज्म के अंदर। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ पर हमारी जो भी प्रायर नॉलेज होती है, यानी कि जो पूर्व ज्ञान होता है, उसके अंदर हम लोग नए ज्ञान को ऐड करते हैं, एंड देन अपनी इस पूरी नॉलेज को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे इस वीडियो को देखने से पहले आपको कॉग्निटिविज्म के बारे में जो भी ज्ञान था वो आपका प्रायर नॉलेज। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ एडिशनल चीज आपने सीखी, कुछ तो ऐड किया, ऐड करने के बाद दोनों को आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और अब आपके पास एक मॉडिफाई ज्ञान है, अब आपके पास एक बदलाव के रूप में ज्ञान है। आपने कुछ चीजों को बदल दिया है कि अच्छा ऐसे ऐसे था, अच्छा अब ये तो ऐसे है, तो वो आपका क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर जो कि आप उसमें पढ़ते हैं, किसके अंदर, पियाजे की जो स्टेजेस उन्होंने 4 स्टेजेस दी थे ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसके अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। स्कीमा क्या होता है, एसिमुलेशन क्या होता है, नीचे आपको वो भी डिस्कस किया जाएगा।
इट इज द न्यू इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड प्रॉपरली एंड परमानेंटली देन लर्निंग हैज टेक प्लेस। अगर आपने नई इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया है और प्रॉपरली एंड परमानेंटली, अगर आपने अपनी जो, इसको ऐसे समझो जैसे आपका प्रायर नॉलेज था वो आपका पहले का ज्ञान था, आपने कोई भी नई नॉलेज को ऐड किया, अगर आप सक्सेसफुली इस नॉलेज को इस अपने प्रायर ज्ञान के ऊपर अगर ऐड कर पा रहे हैं तो मतलब आपकी लर्निंग यहाँ पर क्या हो रही है, लर्निंग टेक प्लेस, लर्निंग आपकी हो रही है। अगर इस प्रायर ज्ञान के ऊपर आप अपनी जो नई नॉलेज है उसको अगर ऐड नहीं कर पा रहे हैं फिर आपकी लर्निंग यहाँ पर नहीं हो रही। अभी समझे इस चीज को, ठीक है, बहुत ईजी वे में समझाया है। चलिए, कॉग्निटिव प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व रिपीटेशन और मेमोराइजेशन। हम लोग इसके अंदर रिपीटेशन और मेमोराइजेशन नहीं करते हैं, जबकि बिहेवियरिज्म में हम ये सारी चीजें कर रहे थे, हम लोग रिपीट भी करते थे, ठीक है, हम लोग रिपीट भी कर रहे थे। किसके अंदर हम कर रहे थे ना, कुत्ते वाले की, उसके ऊपर रिपीट कर रहे थे बार बार, जब हम बार बार उसको खाना दे रहे हैं, बार बार उससे लार निकलवा रहे हैं, चाहे फिर वो चूहे की बात हो, उससे भी बार बार हम लोग रिपीट पे सारी चीजें करवा रहे हैं, तब जाकर के हम उसको खाना दे रहे हैं। तो वहां पर मेमोराइजेशन हो रहा है, स्मृतिकरण हो रहा है, दोहराव हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, लेकिन कॉग्निटिव प्रोसेस में आपका कुछ भी मेमोरी वाली चीज नहीं है, कुछ भी आपका मेमोराइजेशन नहीं है, कुछ भी आपका रिपीटेशन नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हो अपने नए ज्ञान में कुछ नई चीजों को ऐड कर रहे हो पुराने ज्ञान के अंदर, ठीक है। Cognitive learning theorists believe that learning occur through internal process of information। आपका जो कुछ भी चीजें आपकी लर्निंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है, आपके इंटरनल लेवल पर हो रही है, आपके मानसिक रूप से हो रही है। एनवायरमेंट में थोड़ा बहुत योगदान होता है, बट सारा हम लोग नहीं कह सकते कि एनवायरमेंट से आप लोग सीख सकते हो। जबकि जो बिहेवियरिज्म है वो कहता है कि कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेस इज गवर्न बाय द इंटरनल प्रोसेस रादर देन बाय एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। मतलब कि जो आपका बिहेवियरिज्म था वो कह रहा था कि आप लोग एक्सटर्नली चीजों को सीखते हो, बाहरी रूप से सीखते हो, जबकि जो कॉग्निटिविज्म है वो कहता है आप इंटरनली, आपका जो माइंड है वहां से आप सारी चीजों को सीखते हो। तो डिफरेंस भी आपके साथ ही साथ करवाती हुई चल रही हूँ, ठीक है। तो आपने कुछ भी चीज अगर कुछ भी नया लग रहा है ना तो उसको एक पेज में या कहीं पर भी उसको लिख लेना अभी के अभी। द इंडिविजुअल्स प्री एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजीज एंड अंडरस्टैंडिंग मेक्स एक्सपीरियंस मीनिंगफुल। जो भी आपका इंडिविजुअल का जो भी पूर्व ज्ञान है, पहले का जो भी ज्ञान एग्जिस्ट करता है, जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह, स्ट्रेटेजीज वगैरह है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मीनिंगफुल बनता है, क्योंकि आप कोई ना कोई नई चीज उसमें अंदर ऐड कर रहे होते हो, आप एक्टिवली चीजों को यहाँ पर सीख रहे होते हो। बात करें अगर ब्लैक बॉक्स की, तो जो बिहेवियरिज्म ने ब्लैक बॉक्स कहा था, तो भी वॉटसन ने और स्किनर ने इस ब्लैक बॉक्स के बारे में बात करी थी, जिसको वो ओपन नहीं करना चाहते थे। इस ब्लैक बॉक्स को यहाँ पर ओपन कर दिया गया है। बिहेवियरिज्म के टाइम में जो ब्लैक बॉक्स था वो क्लोज था, अब वो बॉक्स ओपन हो चुका है, ठीक है। अब वो जो मेंटल प्रोसेस है वो खुल चुकी है, बिकॉज सारा काम इंटरनली हो रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे भी जो ब्लैक बॉक्स है उसके अंदर वो जो बंद है वो किसके अंदर था, वो आपका बिहेवियरिज्म के अंदर था। और ये जो ब्लैक बॉक्स है जिसको अब ओपन किया जा चुका है बाय द कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, जितने भी संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इस ब्लैक बॉक्स को ओपन कर दिया है, इसलिए इसको अब क्या बोला जाता है, इसलिए इसको अब व्हाइट बॉक्स बोला जाता है। ये भी आपने यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। ये जो आपको मैंने यहाँ पर दिखाया कि जो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में है सारी चीजें हैं, ये जो है अभी ओपन हो चुका है, अब जो है ये व्हाइट बॉक्स बन चुका है। द मेन एम ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, जो मेन मकसद था कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट था, वाज इज स्टिल गो बियॉन्ड मेयर स्टिमुलस रेस्पॉन्स। यानी कि जो बिहेवियरिज्म थे ना वो सिर्फ स्टिमुलस रेस्पॉन्स के पीछे पड़े थे, जो भी व्यवहारवादी थे कि भाई स्टिमुलस दिया रेस्पॉन्स आया, स्टिमुलस दिया रेस्पॉन्स आया, रिपीटेशन के पीछे पड़े हुए थे और रीइंफोर्समेंट के पीछे पड़े हुए थे और क्या बोलते हैं मेमोराइजेशन के पीछे पड़े हुए थे। बट जो कॉग्निटिव है इन्होंने कहा कि नहीं, हम इतना तक सीमित नहीं रहता इंसान, हम इससे आगे भी जाएंगे। हमने ये जो बीच का तुम जो भूल गए हो इसको हमने खोल दिया है अब, और इसको हमने एक व्हाइट बॉक्स का नाम दे दिया है। यानी कि आपका जो मैपिंग है बाय ओपनिंग अप दिस ब्लैक बॉक्स टू सी व्हाट्स गोइंग इनसाइड, यानी कि आप हमारे जो माइंड में चीजें हो रही हैं इसके बारे में भी हमें कंसिडर करके चलना है। तो हम सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहेंगे, हम इसके बाद भी देखेंगे कि दिमागी रूप से हम जो है क्या कुछ यहाँ पर चीजें करते हैं। तो वो आपके लिए यहाँ पर चीजें रखी गई हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिविज्म एस्टेब्लिश्ड आफ्टर बिहेवियरिज्म। जो भी आपका संज्ञानवाद है वो किसके बाद आया है, वो आपका बिहेवियरिज्म के बाद आया है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अभी पहले बिहेवियरिज्म आया तभी तो उन्होंने कहा है कि दिमाग नाम की कोई चीज नहीं होती है। लेकिन जो कॉग्निटिविज्म है जो वो बाद में आया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा तो गलत बात है, ये यहाँ पर सारी चीजें होती हैं। हमारे दिमाग में जो कुछ भी चीजें चलती रहती है उसको आप लोग नकार नहीं सकते हो। ह्यूमन माइंड के अंदर जो कुछ भी चीजें चलती रहती हैं वो आपको एक व्हाइट बॉक्स के रूप में इन्होंने कहा, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल है जिनके बारे में बात करेंगे।
कुछ सिद्धांत है जिसके संज्ञानवाद की आप बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पर कुछ लर्निंग जो है आपकी कैसी होनी चाहिए, लर्निंग मस्ट बी पर्पसफुल एंड फोकस्ड। आप लोग कुछ भी चीज अगर सीख रहे हो तो उसके पीछे क्या होनी चाहिए, वो फोकस होनी चाहिए एक तरीके से। ठीक है, कि आप कोई भी चीज अगर कर रहे हो, लर्निंग अगर कर रहे हो, आप अपने प्रायर नॉलेज के अंदर कुछ भी अगर नई चीज ऐड कर रहे हो, तो एक तरीके से आप अगर उसमें फोकस है ही नहीं, अगर आप केंद्रित नहीं है, फिर आपका जो सीखना है वो उद्देश्यपूर्ण नहीं रह जाता है, वो आपका फिर पर्पसफुल नहीं रह जाता है। तो आपकी जो लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए, पर्पसफुल होनी चाहिए। लर्निंग मस्ट बी सेल्फ डायरेक्टेड, स्व निर्देशित होना चाहिए, क्योंकि हम एक्टिव होकर के सारी चीजों को सीख रहे हैं, इसलिए हम सेल्फ डायरेक्टेड वहां पर हो जाते हैं। लर्निंग मस्ट कम फ्रॉम एनालिसिस टू डिस्कवरी, यानी कि हम लोग चीजों को पहले खुद से ही एनालाइज करते हैं, चीजों को विश्लेषण करते हैं कि अच्छा ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, हम लोग खुद से एनालाइज करते हैं इसके अंदर। बिकॉज बिहेवियरिज्म नहीं है कि आपका मेंटल चीज यहाँ पर काम नहीं कर सकती है, तो यहाँ पर आप लोग डिस्कवरी करते हो, खुद से चीजों को यहाँ पर खोज करके यूज करते हो। इंस्ट्रक्शन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस क्लासरूम के अंदर टीचर प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आप टीचर बनने जा रहे हो, तो आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी आप निर्देश देंगे अपने बच्चों को, वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से होने चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए हैं, और एक ऐसे मैनर में प्रेजेंट होने चाहिए कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या हो, मीनिंगफुल हो लर्नर के लिए। जो विद्यार्थी है उसके लिए सीखना क्या हो, एक क्रम में होना चाहिए, ताकि वो चीजों को समझ पाए। अगर आप ही उस चीज को गलत तरीके से प्रेजेंट करेंगे, उसको अगर आप एक गलत वे में अगर प्रेजेंट करेंगे, फिर बच्चे के लिए वो सीखना बिल्कुल भी क्या नहीं होगा, मीनिंगफुल नहीं हो जाएगा, मीनिंगलेस वहां पर हो जाएगा। तो आपको भी ये एज ए टीचर ध्यान में रखना है। रिटेंशन एंड रिकॉल, शिक्षा, अच्छा ये रह गया, शिक्षार्थी के लिए समझने योग्य और सार्थक हो, और जो रिटेंशन है एंड रिकॉल इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड स्कीमा इन द ब्रेन। आपका जो भी स्कीमा है उसके लिए रिटेंशन, यानी कि आपके अंदर जो कुछ भी मेमोरी वाला पार्ट है, जो कुछ भी आपने वहां पर चीजों को रिकॉल किया है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका जो भी प्रायर नॉलेज है उसके साथ आप चीजों को रिलेट करते हुए चल पाए। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज एनहांस्ड बाय इनेबलिंग स्टूडेंट टू ऑर्गेनाइज एंड एनकोड लर्निंग मटेरियल। आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है यहाँ पर वो एक तरीके से क्या होती है, व्यवस्थित, यानी कि जो सीखने की सामग्री है उसको व्यवस्थित और एनकोड करने में छात्रों को सक्षम करके दीर्घकालिक स्मृति को यहाँ पर बढ़ाया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपने नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। करिकुलम कंटेंट मस्ट बी वेल सीक्वेंस्ड एंड अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए है, टीचर के लिए है, कि जो आप करिकुलम बच्चे को करवाएंगे, जो भी करिकुलम का कंटेंट होगा वो एक वेल सीक्वेंस मैनर में होना चाहिए, और आपका एक अंडरस्टूड लेवल पर होना चाहिए है। भाई आपने कुछ भी ऐसे ब्ला ब्ला वहां पर जो है क्रिएट कर दी सारी चीजें, तो वो बच्चों के लेवल की नहीं है, उसके एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए है। तो यहाँ पर चीजें काफी मैटर करती है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे कोग्निटिविज्म के, जो यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। अब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, क्योंकि कोई चीज अगर आई है तो अगर उसका क्रिटिसिज्म ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, इसकी भी आलोचना की गई। द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज दैट इट इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। वही वाली बात है कि हम इसका जो मेन इन्होंने वैसे तो बात करी माइंड के ऊपर, जो चीजें हैं सारी व्हाइट बॉक्स नाम दिया, भाई इंटरनल जो मूड्स होते हैं उनकी भी तो कुछ फीलिंग्स वगैरह होती है इंडिविजुअल की, उसके बारे में बात करी गई। सबके अपने अपने थॉट पैटर्न होते हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती है, उनके ऊपर बात करी गई। बट जो मेन इनका क्रिटिसिज्म निकल के वो है कि इसको ऑब्जर्वेबल नहीं है, यानी कि हम इसका एक तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसको हम एक तरीके से इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेमोरीज कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, जो भी आपकी स्मृतियां हैं उसको आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हो, तो ये इसका एक जो है बिगेस्ट क्रिटिसिज्म यहाँ पर निकल के आया। दूसरा क्रिटिसिज्म था लाइक अदर साइकोलॉजी अप्रोचेस दैट दिस अप्रोच इग्नोर द अदर रीजन फॉर बिहेवियरिज्म देन कॉग्निटिव, मतलब कि इन्होंने सिर्फ कॉग्निटिव पर ही ध्यान दिया, इन्होंने सिर्फ मेंटल प्रोसेस पर ही ध्यान दिया, उन्होंने किसी लेवल पर एनवायरमेंट के बारे में इतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इन्होंने जैसे अगर पियाजे की अगर बात करी तो पियाजे ने एनवायरमेंट के बारे में बात नहीं करी। ठीक है, उन्होंने कहा कि बस जो हेरिडिटी है उससे चीजें होती हैं, और बस आपके 4 स्टेजेस के बारे में बात कर दी। तो यहाँ पर यही चीज है कि अदर साइकोलॉजी अप्रोचेस की तरह इन्होंने इग्नोर कर दिया रीजन फॉर बिहेवियर, यानी कि आपका जो भाई हम लोग हर चीज में बिहेवियर ही तो शो करते हैं, अगर आप अभी भी कोई चीज कर रहे हो तो आप बिहेव कर रहे हो, तो इन्होंने एक तरीके से ना व्यवहारवाद को थोड़ा सा इग्नोर किया। तो इस चीज के ऊपर इनकी आलोचना है कि भी आप पूरे से अच्छी तरीके से भी उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपका पॉइंट कि आपने उसको व्हाइट बॉक्स नाम दिया, आपने जो मेंटल प्रोसेस है उसके बारे में ध्यान दिया है, बट आप कंप्लीटली जो बिहेवियरिज्म है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, अब आती है कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि संरचनावाद क्या होता है, रचनावाद इसको बोल सकते हो। तो ये एक ऐसी थ्योरी होती है जो ये कहती है कि लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज रादर देन दे जस्ट पैसिवली टेक इन इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा डिफरेंस है कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म के बीच में। दोनों ही प्रायर नॉलेज पर काम करते भी, आपका पूर्व ज्ञान कुछ ना कुछ तो होता ही ना, अगर आप कुछ भी चीजें कर रहे हो तो आप पास में कुछ ना कुछ चीज सीख करके आए हो उसके बारे में, तो आपका पूर्व ज्ञान है।
कॉग्निटिविज्म कहता था कि पूर्व ज्ञान के अंदर हम कोई भी नई चीज क्या करते हैं, ऐड करते हैं और फिर अपने ज्ञान के अंदर एक मॉडिफिकेशन लाते हैं, बदलाव लाते हैं, अपने ज्ञान को बदल देते हैं। वो आपका कॉग्निटिविज्म था। कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं जो भी आपका पूर्व ज्ञान है उसके बेस पे आप नए नए आइडियाज को यहाँ पर जन्म देते हो, अपने ज्ञान का निर्माण खुद से कंस्ट्रक्ट करते हो। आप अपनी नॉलेज, आप जो है अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करते हो, निष्क्रिय होकर के नहीं बल्कि आप एक्टिव होकर के। तो अगर कॉग्निटिविज्म की बात करें या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो यहाँ पर लर्नर पूरी तरीके से एक्टिव होगा, क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो डेमोक्रेटिक होगा, टीचर के कंट्रोल में नहीं होगा, टीचर की भूमिका सिर्फ एक फैसिलिटेटर की होगी, टीचर बस उनको थोड़ा बहुत हिंट दे सकता है, बच्चे जो है सारे काम खुद कर रहे हैं एक्टिव होकर के, रादर देन बिहेवियरिज्म जहाँ पर जो टीचर के हाथ में थी सारी चीजें वहां पर टीचर के हाथ में थी, टीचर ने जो कह दिया उस बच्चे वही करेंगे, पैसिव होकर के सारी चीजें वहां पर कर रहे थे। एज पीपल एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एंड रिफ्लेक्ट अपॉन दीज एक्सपीरियंस दे बिल्ड देयर, वे अपने जो खुद के रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं इनकॉर्पोरेट, और जो नई इन्फॉर्मेशन है वो अपने प्री एग्जिस्टेंट नॉलेज यानी कि जिसको आप स्कीमा बोलते हो, यानी कि जैसे जैसे दुनिया का अनुभव करते हैं, जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते हैं तो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस पर वो चिंतन करते हैं। जो भी बच्चे कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करते हैं वो अपने अनुभवों पर खुद से एनालाइज करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, वो खुद से अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं, नए नए आइडियाज लगाते हैं, क्रिएटिविटी को जन्म देते हैं और स्वयं के प्रतिनिधित्व का निर्माण करते हैं, नई जानकारी को अपने पहले से मौजूद ज्ञान और योजनाओं में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आपने कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म के बीच में आपने ध्यान में रखना है। प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, कुछ सिद्धांत है। कंस्ट्रक्टिविज्म इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड एन एजुकेटर, एक एजुकेटर के लिए, और एजुकेटर कौन है, आप हैं, आपको जॉब मिलेगी, आप एक एजुकेटर बनेंगे, तो आप एक जो अपने बच्चे के शिक्षक हैं, तो एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कंस्ट्रक्टिविज्म को सीखें ताकि आप बच्चों को अच्छी तरीके से चीजें प्रोवाइड कर सके। तो बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस द वे ऑल यूर स्टूडेंट लर्न, टीचर और जो भी इंस्ट्रक्टर्स है दैट अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी अंडरस्टैंड द स्टूडेंट, यानी कि आप यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्टिविज्म को अच्छे से समझते हैं, अगर आपको पता है संरचनावाद या फिर रचनावाद होता क्या है, तो आपको ये अच्छे से भली भांति पता होगा कि आपके बच्चे जो है एक ब्लैंक स्लेट नहीं होकर के आए, बल्कि उनके पास उनके पास्ट का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है जिसको आपने लेकर के चलना है। ठीक है, बच्चे यहाँ पर एक तरीके से खाली नहीं है, बिल्कुल ही उनके ब्लैंक, उनका जो माइंड है बिल्कुल खाली नहीं है, बल्कि वो अपना यूनिक एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं क्लासरूम के अंदर हर दिन। तो आपको बच्चे को इसी के अकॉर्डिंग हैंडल करना है। तो टीचर के लिए ये सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है, इसीलिए अभी जो सिलेबस में ये सारी चीजें ऐड करी गई वो अच्छा ही किया है। कम से कम हमें ये चीज पढ़नी है, हमें ये चीज पता होनी चाहिए एज ए टीचर। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि नॉलेज को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण हम लोग स्वयं करते हैं। ठीक है, पैसिव होकर के एनवायरनमेंट से सिर्फ रिसीव नहीं करते हैं, बल्कि ज्ञान का निर्माण हम स्वयं करते हैं, एक्टिव होकर के करते हैं। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, आपसे मे भी पूछ ले एग्जाम्पल में। ठीक है, क्वेश्चंस में मीनिंग दैट नॉलेज इज बिल्ट अपॉन अदर नॉलेज, यानी कि जो भी आपके पुराने ज्ञान है, जो भी आपके अदर ज्ञान है, उसके ऊपर आप अपने नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। स्टूडेंट टेक पीसेज एंड पुट देम टुगेदर इन देयर यूनिक वे। भाई हर स्टूडेंट का अपना अपना सोचने का तरीका होता है, हर स्टूडेंट का अपना अपना प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका होता है। आपने बच्चों को, आपने मान लीजिए आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों को आपने कोई भी समस्या दी, अब हर एक बच्चा अपने अपने अकॉर्डिंग उस चीज का समाधान आपको बताएगा, क्योंकि सभी का सोचने का तरीका अलग है, सभी का जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, पीसेस को इकट्ठा करके उनको बिल्कुल ही टुगेदर करेंगे अपने अलग वे में। ऐसा नहीं है कि भाई सबको आपने बता दिया कि ऐसे करो तो फिर वो ऐसे ही काम करेंगे, नहीं, वो खुद से करेंगे, अपने अपने तरीके से सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई एक क्वेश्चन है, मान लीजिए मैथ्स का क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे उतने तरीके यहाँ पर बन सकते हैं, तो सबके अपने अपने यूनिक वे होते हैं। बिल्डिंग समथिंग डिफरेंट देन व्हाट अनदर स्टूडेंट विल बिल्ड, यानी कि हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर बच्चे का सोचने का तरीका अलग होता है। तो जो भी सोल्यूशन बच्चा निकलेगा वो सोल्यूशन हर एक बच्चे से क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा। ठीक है, तो यही क्या है आपका, यही आपका कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आता है, यानी कि आप एक चीज पैसिवली होकर के नहीं सीख रहे हो, आप अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हो और एक यूनिक तरीके से कर रहे हो, हर स्टूडेंट से अलग तरीके से यहाँ पर कर रहे हो। लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, लर्निंग इन्वॉल्व सेंसरी इनपुट टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग, आपका मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया है। कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर बच्चा एक्टिव होकर के सीखता है, बच्चे का जो प्रोसेस है वो कैसी है, सक्रिय भूमिका में है बच्चा।
ठीक है। तो लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी, लर्निंग एक सामाजिक एक्टिविटी भी है, बिकॉज ये डायरेक्टली एसोसिएट करती है टू अवर कनेक्शन विद अदर पीपल, आपके अपने टीचर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, आपके जो भी सहपाठी है, पीयर्स है, और आपके जो भी ये सारी चीजें इंपैक्ट करती है आपकी लर्निंग को। आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो, आप अगर आपके घर में हो तो आपकी फैमिली के साथ आप क्लोज में हो, अगर आप स्कूल जाते हो तो आपके टीचर्स के साथ हो, अपने पीयर्स के साथ हो, तो ये सारे जो है आपके ऊपर इफेक्ट डालते हैं आपकी लर्निंग के ऊपर। तो यहाँ पर लर्निंग एक तरीके से पर्सनल ना होकर के कैसी हो जाती है, सोशल एक्टिविटी यहाँ पर हो जाती है, और बिना सोशलाइजेशन की आपकी लर्निंग अच्छे से नहीं हो सकती है, ये हम पहले भी पढ़ करके आए हैं। लर्निंग इज कॉन्टेक्सुअल, लर्निंग जो होती है बिल्कुल क्या होती है, संदर्भित रूप से होती है, आप चीजों को जो है कनेक्ट करते हुए चलते हैं, ठीक है। थिंग्स वी लर्न एंड द पॉइंट्स वी टेंड टू रिमेंबर आर कनेक्टेड टू द थिंग्स अराउंड अस, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक पॉइंट कहीं से उठाया, कोई एक पॉइंट कहीं से उठाया और आपने उसको कुछ भी उसकी चीज के बारे में बना रहे हो, आप चीजों को कनेक्ट करते हुए चलते हो, अपनी नॉलेज को कनेक्ट करते हुए चलते हो, ठीक है। अगर आप पिछली क्लासेस में कुछ सीख करके आए हो तो उससे रिलेट करते हुए ही आपने चीजों को आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने पीछे कुछ और फॉर्मूला करा, अब आप पता नहीं धरती आसमान से कहां से कुछ नया चीजें उठा करके ले आए, वो बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो लर्निंग हमेशा कंटेक्सुअल होनी चाहिए है, लर्निंग हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा चीजों को रिलेट करते हुए सीखता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि जैसे हम एग्जांपल के तौर पे पढ़े, जब हम मल्टीप्लाई बच्चे को अगर करवाते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन अगर करवाते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या यूज होता है, प्लस एंड माइनस यूज होता है। तो बच्चे को पहले प्लस करवाए जाते हैं, माइनस करवाए जाते हैं, तभी तो हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो लर्निंग यहाँ पर कंटेक्सुअल हो रही है कि भाई जब हम प्लस माइनस करके आए तो इसी का ही यूज हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर कर रहे हैं, तो ये आपके कंटेक्सुअल टाइप हो गई, ठीक है। ऐसे आपने लर्निंग करवानी है, ऐसा नहीं है कि आप टीचर बन गए और आप कैसे भी चीजों को वहां पर करवा रहे हो, बच्चे के सर से ऊपर से जा रही है सारी चीजें। तो नॉलेज जो है यहाँ पर पर्सनल है, बिकॉज हर बच्चे की भूमिका यहाँ पर अलग है, हर बच्चे का यहाँ पर खुद का एक्सपीरियंस है, उसकी खुद की बिलीव्स होती हैं, और यहाँ पर नॉलेज जो है पर्सनल अफेयर्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस है। मैंने अभी बताया ना कि बच्चा जो कुछ भी नॉलेज का कंस्ट्रक्ट करेगा वो यूनिक वे में करेगा, एक ऐसे वे में करेगा जो हर बच्चे, जो उसको सारे बच्चों से अलग बनाता हो, ठीक है। तो यहाँ पर नॉलेज जो है वो आपकी सोशल तो है ही, साथ ही साथ आपका पर्सनल अफेयर भी यहाँ पर हो जाता है कि आप पर्सनली ज्ञान का निर्माण अपने यहाँ पर कर रहे हो, अपनी जो प्रायर नॉलेज है उसके बेस पे आप चीजों को यहाँ पर अच्छे से कर रहे हो। टाइप्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 तरह के टाइप्स हो जाते हैं। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म हो जाता है यहाँ पर, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म हो जाता है, और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म हो जाता है। सबसे पहले तो आप संज्ञानवादी रचनावाद के बारे में पढ़ेंगे। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म होता क्या है, जिसके अंदर आपके पियाजे आ जाते हैं। कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होते हैं? ये फोकस कर दे ऑन द आइडिया दैट लर्निंग शुड बी रिलेटेड टू द लर्नर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पे जो आपके संज्ञान का जो विकास है उसके स्टेज के बारे में बात करिए, यानी कि सीखना जो है वो चरण से संबंधित होना चाहिए है। और ये सीखने के जो स्टेजेस है किसने दिए हैं? पियाजे ने दिए हैं। पियाजे ने सीखने के कुछ 4 स्टेजेस दिए हैं ना, आप सभी को पता होंगे। सीखने के कुछ 4 स्टेजेस दिए हैं, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, या फिर हम उसको बोल सकते हैं क्या, प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं 30 नंबर के, एंड देन फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर, ये जो स्टेजेस के अंदर हम लोग इसके अंदर बात करते हैं, दिमागी रूप से हम अपने चीजों को जो है मेंटल रूप से हम चीजों को यहाँ पर देखते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जो कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म उसके अंदर पियाजे आते हैं। These methods work to help students in learning new information by connecting it to the things, यानी कि हम जो है यहाँ पर चीजों को ये ऐसे हम काम करते हैं। These method work to help student in learning new information by connecting it to the things they already know, यानी कि आपका ऑलरेडी कुछ स्कीमा है, आपकी खुद से पहले कोई पास्ट जो पूर्व ज्ञान है, पास्ट नॉलेज है, प्रायर नॉलेज है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई नई इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं। इनेबलिंग दैम टू मेक मॉडिफिकेशन, ताकि हमारा जो पूर्व ज्ञान है उसके अंदर हम कुछ ना कुछ चीज ऐड कर पाए, इसलिए मॉडिफिकेशन बाद में हो जाता है। इन्होंने 3 टर्म दिए थे बेसिकली अगर बात करें। सबसे पहले टर्म दी थी स्कीमा, स्कीमा क्या होता है, फिर उन्होंने कहा कि असिमिलेशन क्या होता है, ठीक है, और फिर इन्होंने कहा अकोमोडेशन। तो इस चीज को आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखिए, स्कीमा होता है बच्चे का पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चा मान लीजिए आप है, इस वीडियो को देखने से पहले आपका लर्निंग की थ्योरीज के बारे में जो कुछ भी ज्ञान था, जो कुछ भी समझ थी, जो कुछ भी आपको नॉलेज थी, वो आपका पूर्व ज्ञान है, वो आपका स्कीमा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपने जो भी नई चीजें सीखी, अपार्ट देन दिस पूर्व ज्ञान, आपने कुछ नई चीजें सीखी, न्यू इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर गेन करी। ये न्यू इन्फॉर्मेशन हो गई एसिमिलेशन, जो आपने एज इट इज ले ली अपने अंदर, एज इट इज, जैसे कि जैसे, ऐसे कैसे ले ली। उसके बाद आपने क्या किया, इस पूर्व ज्ञान के अंदर आपने ये जो नई इंफॉर्मेशन ली है इसको ऐड कर दिया, और आप अपने एक पूर्व ज्ञान को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, और इस मॉडिफिकेशन की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अकोमोडेशन यहाँ पर बोला जाता है। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ।
ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और इसका फेमस है कि जैसे कोई बच्चा होता है, अब कोई बच्चे को ये पता है, उसने एक टाइम में ना बिल्ली देख ली, ठीक है, उसने बिल्ली देख ली, उसको ये पता है बिल्ली की एक पूंछ होती है और उसके 4 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। अब उसको ये पता है कि जो भी, अब मान लीजिए नेक्स्ट टाइम अगर वो कुत्ता देखता है तो उसका ये स्कीमा है कि जो 4 पैर वाला होगा ना और जो पूंछ होगी तो वो बिल्ली है, ये उसका स्कीमा हो गया। नेक्स्ट टाइम जब वो कुत्ते को देखेगा ना तो वो ये कहेगा ये तो बिल्ली है, ये कुत्ता थोड़ी है, ये तो बिल्ली है, इसके तो 4 पैर होते हैं, उसकी तो एक पूंछ है, तो ये तो बिल्ली है। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, उसको नई इन्फॉर्मेशन देंगे, हम उसको एसिमिलेशन करेंगे, उसका एसिमिलेशन करेंगे कि भाई नहीं, 4 पैर वाला सिर्फ बिल्ली नहीं होती बेटा, वो कुत्ता भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने उसको एसिमिलेट कर दिया, हमने उसके पूर्व ज्ञान में नई चीजें ऐड कर दी। अब उसने क्या किया, नेक्स्ट टाइम जब वो कुत्ते को देखेगा ना तो वो ये कहेगा कि हाँ ये तो कुत्ता है, और बिल्ली को देखेगा तो वो क्या कहेगा, ये बिल्ली है। ये उसका क्या हो गया, ये उसका अकोमोडेशन हो गया, यानी कि उसने अपने स्कीमा में नई जानकारी को ऐड कर दिया और अपने ज्ञान को मॉडिफाई कर लिया कि नहीं, 4 पैर वाला सिर्फ बिल्ली नहीं होता है भाई, कुत्ता भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, गधा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनकी भी एक एक पूंछ होती है। ठीक है, तो ये क्या कर लिया उसने, मॉडिफिकेशन कर लिया। यही सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई है। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म कम्स फ्रॉम द वर्क ऑफ जीन पियाजे। इसके बारे में हम जो मेजरली है जीन पियाजे को पढ़ते हैं। ठीक है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है बच्चे के अंदर, इन्होंने कुछ 4 स्टेज दिए हैं, इनके अलावा इन्होंने ये 3 जो टर्म्स भी दी थी, स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा 4 स्टेजेस मैंने यहाँ पर आपके साथ ऐड करी है। इन 4 स्टेजेस को अच्छे से देख लो कि सबसे पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको आप लोग सेंसरी मोटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा है। शैशवावस्था तो नहीं बोल सकते, कुछ शिशु टाइप से रिलेट करते हुए इसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंसरी स्टेज से रिलेटेड होता है, 0 से 2 साल की। ठीक है, तो ये 0 से 2 साल की होती है। इसके अंदर बच्चा क्या करता है, इमिटेशन करता है और अपना जो है एक तरीके से मम्मी से थोड़ा टच में रहता है और इमिटेशन करता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है, 0 से 2 साल में बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि मैंने बाई चांस मान लो मैंने ये पेन बच्चे के सामने लाया, तो ये पेन बच्चे के सामने तब तक ही एग्जिस्ट करता है जब तक वो उसकी आंखों के सामने है। जैसे मैं पेन को हटा लूंगी, बच्चे के लिए वो पेन, वो ये चीज वो एग्जिस्ट नहीं करती। वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि नहीं होता है 0 से 2 साल। एट द एंड ऑफ 2 ईयर, जैसे जैसे वो 2 साल का होता जाता है, उसके सामने अगर आप कोई चीज लाओगे तो फिर हटाओगे तो फिर उसको पता होता है कि हाँ इसने हटा लिया, वो चीज एग्जिस्ट करती है। यानी कि एट द एंड ऑफ द 2 ईयर बच्चे के लिए ऑब्जेक्ट परमानेंस आना शुरू हो जाता है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस है कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो परमानेंस है कि ऑब्जेक्ट होता है वो उसको कब फील होना स्टार्ट होता है, जब वो 2 साल का एंड तक होता जाता है, तब उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लगती है। उससे पहले उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आती है और बच्चा यहाँ पर इमिटेट करते हुए चलता है। ठीक है, ये भी यहाँ पर ध्यान रखनी है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज, आपने यहाँ पर ये आपकी है, इसको आपने 2 से 7 साल मानना है। इसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म होता है, बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, सिंबॉलिक थॉट होता है, सिंबल्स के थ्रू बच्चा बात करता है। ठीक है, उसके बाद मेंटल इमेजेस यहाँ पर बच्चा बनाता है, लैंग्वेज का फास्ट डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, उसके बाद थ्योरी ऑफ माइंड और लैंग्वेज का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है बच्चे का, काफी जो भाषा का विकास है वो यहाँ पर बच्चे का काफी अच्छा होता है। ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। इरिवर्सिबिलिटी होती है यहाँ पर, इरिवर्सिबिलिटी। सेंट्रेशन, बच्चा केंद्रित होता है हर चीज में, सेंट्रेशन भी यहाँ पर होता है। उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, जिसको मूर्त संक्रियात्मक, ये मुझे याद रह गया है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसको बोलते हैं। ये आपकी 7 से 11 वर्ष की होती है। इसके अंदर जो लॉजिक है बच्चे का वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर बच्चा लॉजिकली सोच सकता है कंक्रीट ऑब्जेक्ट के बारे में, ऐसे ऑब्जेक्ट जो वो फील कर सकता है, टच कर सकता है, ऐसी चीजों के बारे में सोच सकता है। वो काल्पनिक रूप से नहीं सोच सकता, हाइपोथेटिकल थिंकिंग यहाँ पे नहीं कर सकता, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में नहीं सोच सकता है। सिर्फ नॉर्मली जो लॉजिक है उसका वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। रियल वर्ड स्किल्स यहाँ पर, यानी कि जो उसके सामने ऑलरेडी है उसके बारे में ही वो बात कर सकता है, यानी कि कल्पना वो नहीं कर सकता। यहाँ पर कंजर्वेशन उसके अंदर आ जाता है। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि 1 लीटर पानी है और 1 लीटर पानी या तो हम एक इस ग्लास में डाल दें या फिर हम एक बड़े से ऐसे चौड़े से बर्तन में डाल, तो भाई वॉल्यूम तो दोनों में सेम ही है ना, वॉल्यूम तो दोनों में सेम ही है। इसके अंदर भी 1 लीटर पानी है और यहाँ भी 1 लीटर, भले ही इसका लेवल इतना सा हो और इसका लेवल हो इतना, तो बच्चे के अंदर जब कंजर्वेशन नहीं आता ना तो वो ये मानता है कि ये पानी जाता है। लेकिन जैसे जैसे कंजर्वेशन आता जाता तो ये मानने लग जाता है कि दोनों के अंदर समान पानी है, चाहे फिर वो पानी का लेवल नीचे हो चाहे फिर इस पानी का लेवल ऊपर हो, तो ये कंजर्वेशन होता है। ठीक है, तो इस स्टेज के अंदर, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आ जाता है।
फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की अगर बात करें, मूर्त संक्रिया, इसको औपचारिक अवस्था भी आप इसको बोल सकते हो या फिर आप इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोल सकते हो। ये 11 से अडल्ट तक का होता है। इसके अंदर बच्चा हाइपोथेटिकल थिंकिंग कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट उसके अंदर आ जाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में वो सोच सकता है, जो अमूर्त जो चीजें होती है उसके बारे में वो सोच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये चीज ध्यान, अमूर्त चीजों के बारे में वो सोच सकता है। अमूर्त चीजों का मतलब काल्पनिक रूप से सोच सकता है, जिसको अगर हम मैं कहूँ इमेजिन करो तो वो इमेजिन यहाँ पर कर सकता है अच्छे से। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो ये थे आपके कुछ 4 स्टेजेस पियाजे के जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और आपसे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक रचनावाद आपने यहाँ पर। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं वाइगोट्स, बिकॉज वहां पर जो डेवलपमेंट हो रहा है आपका जो एनवायरमेंट के बारे में, आपके कल्चर के बारे में कौन बात करते हैं, वाइगोट्स की बात करते हैं। और अगर लैंग्वेज की भी बात करें तो लैंग्वेज के बारे में भी कौन बात करते हैं, वाइगोट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर किसको पढ़ते हैं, वाइगोत्स्की को पढ़ते हैं। ये बात आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी। ठीक है, चलिए वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे के अंदर पहले आता है लैंग्वेज, पहले उसका भाषा का विकास होता है, बाद में उसके अंदर विचार आते हैं, थॉट आते हैं। जबकि उससे अलग जो पियाजे हैं, पियाजे बोलते हैं कि नहीं, बच्चे के अंदर पहले थॉट्स आते हैं, बच्चे के अंदर पहले विचार आते हैं और बाद में उसके अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। ये एक दो लाइन है जिसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और साथ ही पियाजे बोलते हैं कि बच्चे की पहले डेवलपमेंट होती है, पहले उसका विकास होता है, देन बाद में लर्निंग होती है। वाइगोत्स्की इससे उल्टा बोलते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं नहीं, बच्चे की पहले लर्निंग होती है एंड देन बाद में क्या होता है, डेवलपमेंट है। ये दो चीजें हैं जो कि दोनों आपस में उलट पुलट होते हैं। ठीक है, इन्होंने लैंग्वेज के ऊपर कम बात करी पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। ये एनवायरनमेंट के ऊपर बात नहीं करते पियाजे, ये एनवायरनमेंट के ऊपर बात करते हैं। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो मैंने आपको करवाए हुए हैं और उसके अंदर ऐड भी कर रखे हैं, तो ये आप इस चीज को लेकर के यहाँ पर चल सकते हो। सोशल का मतलब आप कल्चर वगैरह से रिलेट कर सके, यहाँ पर कर सकते हैं। स्टूडेंट रिलाई ऑन अदर्स टू हैव देयर क्रिएट देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि हम लोग आपस में चीजें मतलब सोशल होकर के, हमने ऊपर पढ़ा ना कि लर्निंग सोशल होता है, आप लोग समाज के साथ इंटरेक्ट करते हुए भी सीखते हो, जिसके अंदर हम लोग वाइगोत्स्की को पढ़ते हैं। तो वैसा नहीं कि आपका एक पर्सनल अफेयर तो है, आप लोग अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं और अपने खुद का दिमाग लगा करके कर रहे हैं, बट हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए भी चीजें सीख रहे हैं। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर हम लोग यही पढ़ते हैं कि जो लर्निंग आपकी हो रही है वो लर्निंग किसकी हेल्प से हो रही है, अदर की हेल्प से हो रही है, और हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी खुद की नॉलेज और अपनी रियलिटी को, यानी कि हम सोसाइटी को भी नहीं छोड़ सकते हैं, सोसाइटी के साथ भी हम लोग अपनी लर्निंग को यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कम्स फ्रॉम लेव वाइगोत्स्की के साथ हम इसको पढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी आपने पढ़नी है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं क्या, हम लोग MKO पढ़ते हैं, MKO पढ़ते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, स्कैफोल्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है, स्कैफोल्डिंग पढ़ते हैं, और ZPD पढ़ते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, LPD पढ़ते हैं, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। अगर मैंने नीचे ऐड कर रखी है तो फिर हम नीचे करेंगे, अदरवाइज फिर मैं इसको वैसे ही बता दूंगी। चलिए बता ही देते हैं इसको। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, देखिए जो लेवल ऑफ, पहले तो ये समझो ये बच्चा है, ये बच्चा है, ठीक है, हाँ, और ये जितना इसका विकास है, मान लो अभी जितना इसके पास नॉलेज है ना, वो उसका LAD है, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि जितना ज्ञान उसके पास है अभी वो उसका LAD है, जितना ज्ञान राइट नाउ है उसके पास वो उसका LAD है। जैसे मान लो इन लर्निंग की थ्योरीज का जो ज्ञान आपके पास राइट नाउ है वो आपका LAD है, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जो एक्चुअल आपका डेवलपमेंट है वो है ये। अब एक आपका यहाँ पर है जो कि LPD है, कि आप यहाँ तक जा सकते हैं, ये आपका LPD है, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, कि आप जो है मैक्सिमम चीजों को इस लाइन तक सीख सकते हैं, इसके आगे आपका पोटेंशियल नहीं है जाने का, इसके आगे आपको कितना भी समझाया जाए आप नहीं सीख पाएंगे। तो ये आपकी वो लाइन है जो कि LPD होती है, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है। और यहां तक जाने के लिए, LAD से LPD तक जाने के लिए जो एरिया है इसको बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वो एरिया है जो आप किसी की हेल्प से अचीव करते हो, किसी की सहायता से अचीव करते हो। जैसे आपका लर्निंग की थ्योरी का जो भी ज्ञान है वो आपका LAD है, आप लर्निंग की थ्योरी के मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर बना सकते हो, अगर आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो आप लर्निंग की जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो बना सकते हो, वो आपका LPD है, वे आप सीख सकते हो, वो आपका LPD है। लेकिन आप LPD तक जाएंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ मी। ये जो मेरी वीडियोस है, जो मैं आपको ये लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, वो ZPD है, और ये ZPD किसके द्वारा दिया जाता है, ये ZPD दिया जाता है MKO के द्वारा, जो कि मोर नॉलेजेबल अदर होता है।
यानी कि जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप नॉलेज चाहते हो उस पर्टिकुलर फील्ड में आपसे ज्यादा ज्ञान रखने वाला कोई भी इंसान क्या होता है, वो MKO होता है। जैसे इस वीडियो के अंदर आप किससे सीख रहे हो, आप मेरी वीडियोस यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पर मैं आपके लिए क्या हो गई हूँ, MK हो गई। ठीक है, अब MKO इसका मतलब ये नहीं है कि आपके, अब MKO आपकी उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, बस उनके पास आपसे ज्यादा ज्ञान होता है। ठीक है, तो MKO जो है आपका एज में ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है, बट हाँ मोर नॉलेजेबल अदर्स होते हैं जो कि जिनकी नॉलेज आपसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो MK होती है। स्केप फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, स्केप फोल्डिंग जो वर्ड है वो किसने दिया था, ब्रूनर ने दिया था, ये ध्यान रखना। पहले तो स्केप फोल्डिंग वर्ड सबसे पहले ब्रूनर ने दिया था, स्केप फोल्डिंग का इस्तेमाल वाइगोत्स्की ने दिया है। स्केप फोल्डिंग वो हेल्प होती है जो MKO के द्वारा दी जाती है, यानी कि अगर मैं आपको हेल्प दे रही हूँ इस वीडियो को प्रोवाइड करके ताकि आपकी नॉलेज एनहांस हो, ताकि आप LPD का जो क्राइटेरिया उसको अचीव कर सके, वो आपको स्केप फोल्डिंग होती है। और ये स्केप फोल्डिंग किसके द्वारा दी जाती है, MKO के द्वारा दी जाती है, जो कि मोर नॉलेजेबल अदर है, जो कि आपसे इस फील्ड में थोड़ी सी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज है वो रखता है। ठीक है, आई होप आपको अब यहाँ से क्लियर हुआ होगा। वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज के बारे में बात करी है, तो हम लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज डेवलपमेंट के कुछ 3 स्टेजेस दिए हैं यहाँ पर, जिसके अंदर उन्होंने बात करी है सोशल स्पीच के बारे में, सामाजिक स्पीच के बारे में, जब बच्चा जो है जैसे जैसे जोर जोर से रोता है, जोर जोर से आवाजें करता है ना, मतलब खुद ही जोर जोर से अपने खुद से ही बातें करता है, तो वो उसकी सोशल स्पीच होती है। कुछ भी होता है हैं करने लग जाता है, तो वो 0 से 3 साल की उसकी सोशल स्पीच होती है। ईगोसेंट्रिक स्पीच, जिसको हम प्राइवेट स्पीच भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ईगोसेंट्रिक या फिर प्राइवेट स्पीच किसने दी थी, तो प्राइवेट स्पीच किसने दी थी, वाइगोत्स्की ने दी थी, ये ध्यान में रखना। ठीक है, प्राइवेट स्पीच होती है ईगोसेंट्रिक, यानी कि 3 से 7 साल का ये बच्चा होता है जो खुद से अपने खुद के ही निर्देशों को डायरेक्शन देने के लिए इस्तेमाल करता है ईगोसेंट्रिक स्पीच। ठीक है, खुद से ही करता है, जैसे मान लो कोई पहेली सोल्व कर रहा है या फिर कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स का अगर कोई काम कर रहा है, तो वो खुद से ही मन में करता है, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे, हाँ नहीं नहीं मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ तो वो ऐसे ठीक हो जाएगा, ऐसे खुद से ही खुद को ही गाइड करता रहता है इगोसेंट्रिक प्राइवेट स्पीच। ठीक है, इनर स्पीच मतलब फिर आपकी जो साउंड है वो आपकी बिल्कुल ही डिसऑडेबल हो जाती है, बिल्कुल ही धीमी आवाज में फिर आप जो है खुद से बातें करने लग जाते हो, वो आपका 7+ ईयर हो जाता है। जो आप पहले जोर जोर से बोल रहे थे वो बिल्कुल ही जो है अंदर दब सी जाती है वो आवाज। ठीक है, तो वो इनर स्पीच होता है। ये 3 तरह की स्पीच दी थी वाइगोत्स्की ने, इसके बारे में भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाता है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ वेरी डिफरेंट, ये आपकी संज्ञान रचनावाद से और आपकी सामाजिक संरचनावाद से काफी अलग होती है। ये फोकस करती है ऑन द आइडिया दैट लर्नर्स एंड द नॉलेज दे कंस्ट्रक्ट टेल अस नथिंग रियल। ये कहते हैं कि ये इसके बारे में बताते हैं कि जो भी लर्नर है और जो भी उनकी नॉलेज है, जो भी वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो कुछ भी रियल टाइप नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ फंक्शन करने में, एनवायरमेंट में हेल्प करती है। जो कुछ भी आपकी नॉलेज है, जो कुछ भी आप ज्ञान रखते हो, वो कुछ भी आपको सत्य टाइप नहीं है, कुछ रियल टाइप नहीं है, बस आप अच्छी तरीके से एनवायरमेंट में फंक्शन कर पाए, इसके लिए आपको वहां पर हेल्प करती है। बस ये आपका रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आप। द ओवरऑल आइडिया इज दैट नॉलेज इज इन्वेंटेड नॉट डिस्कवर्ड। यहाँ पर आपको ये बताया गया कि ओवरऑल अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, तो यहाँ पे आपकी जो नॉलेज है वो इन्वेंट करी जाती है, डिस्कवर नहीं करी जाती। यानी कि आप जो अपने ज्ञान का जो निर्माण है वो आप खुद से सारी चीजों को कर करके करते हैं। ठीक है, थिंग्स वी ब्रिंग टू द टेबल मेक इट इम्पॉसिबल फॉर अस टू हैव ट्रूथ, ओनली इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉलेज। ये वो सारी आपका रेडिकल बारे में बताया गया है कि आपकी जो भी चीज है वो इन्वेंट करी गई है, ना कि डिस्कवर्ड करी गई है। तो ये आपने सारी चीजें ध्यान में रखनी है रेडिकल के बारे में, जो कि इतना कुछ खास नहीं है। और रेडिकल अगर कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दिया किसने था। तो ये जो रेडिकल की जो थ्योरी है वो दी थी एर्नस्ट वॉन ग्लासरफेल्ड ने 1974 में। ये नाम थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, एर्नस्ट वॉन ग्लासरफेल्ड। ठीक है, ये नाम ध्यान में, एर्नस्ट वॉन ग्लासर, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है इसके बारे में वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। और इसकी अगर बात करें कंस्ट्रक्टिविज्म की, तो हमने पियाजे की थ्योरी को मैक्सिमम कवर कर लिया है और सोशल वाइगोत्स्की का भी कवर कर लिया, बट फिर भी यहाँ पर एक तरीके से मैंने पूरा पिक्चर फॉर्म में लगा दिया है कि जो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है वो किसने दिया था, वो पियाजे ने दिया था, जो कि आपका कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म था। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आपका लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, जो कि सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, समाज के बारे में बात करते हैं, कल्चर के बारे में बात करते हैं, एनवायरमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इनके बारे में पियाजे बात नहीं करते। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद ये जो है कंसेप्ट बताते हैं, और कंसेप्ट क्या देना, आपका स्कीमा जो कि आपका पूर्व ज्ञान होता है, असिमिलेशन जो आप नया ज्ञान एक्वायर करते हो, अकोमोडेशन होता है जब आप स्कीमा और असिमिलेशन दोनों को अगर ऐड कर देते हो और अपने ज्ञान का अगर मॉडिफिकेशन कर लेते हो तो अकोमोडेशन होता है। उसके बाद आता है एक टर्म इक्विलिब्रियम और एक आता है डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अगर आपने स्कीमा और एसिमिलेशन को मिला करके सक्सेसफुली अगर आपने अपने ज्ञान का मॉडिफिकेशन कर लिया, फिर इक्विलिब्रियम हो गया।
लेकिन अगर आप ज्ञान का मॉडिफिकेशन नहीं कर पाए, मान लीजिए अगर आपने कोई भी नया ज्ञान लिया और आप अपने पूर्व ज्ञान में उस ज्ञान को नहीं जोड़ पाए, आप अपने पूर्व ज्ञान को मॉडिफाई नहीं कर पाए, फिर वो क्या हो जाता है, फिर वो डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। प्रिंसिपल है कुछ कि लर्निंग एक्टिव प्रोसेस होता है रादर देन पैसिव प्रोसेस, और लर्निंग शुड बी होल, एक तरीके से संपूर्ण रूप से होती है, ऑथेंटिक होती है और रियल होती है। ये आपके साथ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं, साइकोलॉजिकल टूल्स के बारे में बात करते हैं, लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं जो हम करके आ चुके हैं, 3 तरह की लैंग्वेज दी थी। एमक्यू की बात करते हैं जो कि मोर नॉलेजेबल अदर होता है, जो कि आपसे उस पर्टिकुलर फील्ड में थोड़ा ज्यादा नॉलेज रखता है। स्केप होल्डिंग की बात करते हैं, स्केप होल्डिंग जो वर्ड है वो ब्रूनर ने दिया था, ये ध्यान में रखना है, और इसका मतलब वो एक हेल्प होती है जो आपको एलपीडी तक लेकर के जाती है, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट तक लेकर के जाती है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपका वही था, ये आपका एलएडी था और ये आपका एलपीडी था। यहाँ तक का ये जो एरिया है जो आप किसी की एमक्यू की हेल्प से, जो आप एक स्केप होल्डिंग की हेल्प से इस एरिया को अचीव करेंगे, वो आपका जेडपीडी हो जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वो एरिया होता है जो आप किसी की हेल्प से अचीव कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, इससे ज्यादा तो क्या ही इजी लैंग्वेज में आपको बताएं। क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी, इसका भी क्रिटिसिज्म किया गया। इसका क्रिटिसिज्म क्यों किया गया, क्या किया गया? ये जो रचनावाद की लर्निंग थ्योरी है इज मेनली क्रिटिसाइज फॉर इट्स लैक ऑफ स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, इसकी कमी की वजह से बिल्कुल ही क्लियर नहीं थी। ये जितने भी एजुकेटर्स थे वो अच्छे तरीके से चीजों को यहाँ पर कर नहीं पा रहे थे। इसका स्ट्रक्चर था वो अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं था। और वन जो कॉमन क्रिटिसिज्म था इस थ्योरी का, कंस्ट्रक्टिविज्म की लर्निंग थ्योरी का, कि ये जो क्लियर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज को नहीं लेकर के आ रहा था। भाई टीचर के लिए कंस्ट्रक्टिविज्म को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो उसके लर्नर है, जो उसके बच्चे हैं, सबका इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सबकी खुद की थॉट पैटर्न होता है, सबका खुद का एक बैकग्राउंड होता है, सबका खुद का प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका होता है। तो एक क्लियर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज नहीं दे रहा था, निर्देश के एक नए नए जो स्ट्रेटेजीज होते हैं, जो रणनीतियां होती है, वो अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहे थे ताकि टीचर उस चीज को फॉलो कर सके। इसीलिए इस चीज को यहाँ पर क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, जो भी लर्निंग के गोल्स थे वहां पर अच्छे से वो अचीव नहीं हो पा रहे थे, इसलिए इस चीज को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया। लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। यहाँ पर आपकी लर्निंग की थ्योरीज हो गई हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर थोड़ा रिपीट पर देख लेना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी, फटाफट से देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस बाइलिंगुअल क्वेश्चंस हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, according to Jean Piaget, at which stage of cognitive development do children gain the ability to arrange item along quality dimensions such as length and weight, yet have difficulty in dealing with mental operation that involve abstract concept? मैंने आपको 4 स्टेजेस बताई थी, जिसके अंदर आपका सेंसरी जो था 1 था, प्री ऑपरेशन 2 था, कंक्रीट 3 था और फॉर्मल 4 था। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हम इस चीज के ऊपर बात करते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है जिसके बारे में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अमूर्त चीजों के बारे में हम कहाँ सोचते हैं, फॉर्मल के ऊपर सोचते हैं। बट ये कह रहा है कि बच्चे को अमूर्त चीजों के बारे में सोचने में डिफिकल्टी है, तो फिर कहाँ आ गया बच्चा? फिर बच्चा कहाँ पे है? 3rd नंबर की स्टेज पर है, यानी कि बच्चा फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर है, बिकॉज बच्चा अमूर्त चीजों के बारे में अभी नहीं सोच पा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फटाफट से क्वेश्चन डील करेंगे क्योंकि इजी क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके लिए, बिकॉज आपको सारी चीजें मैं ऊपर समझा करके आई हूँ। When an adult break task into a set of subroutines that the child can successfully complete on his or own according to Vygotsky the adult is। इसको समझो, एक अडल्ट ने ब्रेक कर दिया टास्क को, आपके लिए टास्क इजी कर दिया है। आपका टीचर था, आपको कोई चीज में डिफिकल्टी थी, आपके टीचर ने उस चीज को तोड़ दिया और आपके लिए इजी बना दिया। ठीक है, दैट द चाइल्ड कैन सक्सेसफुली कंप्लीट। अब बच्चा खुद से कर सकता है उस चीज को। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये जो अडल्ट है ये क्या है? मैंने आपको अभी बताया था, नीचे एमकेओ बताया था और स्केप होल्डिंग का कॉन्सेप्ट बताया था। स्केप होल्डिंग क्या था? वो एक हेल्प थी जिसकी वजह से बच्चा अपने काम यहाँ पर पूरे कर पा रहा था, बच्चा यहाँ पर अपनी चीजों में सक्सेस हासिल कर पा रहा था। ठीक है, और एमकेओ कौन होता है? वो मोर नॉलेजेबल अदर होता है जो स्केप होल्डिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग यहाँ पर अडल्ट क्या है? यहाँ पर अडल्ट क्या कर रहा है? प्रोवाइडिंग स्केप होल्डिंग। यहाँ पर वो स्केप होल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है ताकि बच्चा अपना काम का यहाँ पर खुद से जो है बच्चा कर सके। स्केप होल्डिंग का मतलब होता है पाड़ ढांचा। ठीक है, आप कुछ भी इसको बोल सकते हो, हिंदी में बहुत ज्यादा नाम होते हैं इसलिए इसको इंग्लिश में थोड़ा सा कंसिडर करके चला करो। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, through which of the following stages does a child process in developing language function? वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज के बारे में 3 तरीके के बताए थे। ईगोसेंट्रिक स्पीच बताया था, जिसको आप लोग प्राइवेट स्पीच भी बोलते हो। प्राइवेट स्पीच और ये सारी चीजें किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने दी थी। ध्यान में रखना, ये कब कब कितने साल पे होती है वो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ, उस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना। सोशल स्पीच होता है, इनर स्पीच होता है, तीनों के बारे में बात करें। ठीक है, तो कहाँ पर है ये तीनों? ऑप्शन नंबर 3 में है, 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर
जो 3 है वो आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फटाफट से, थोड़ा पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को खुद से करके देखना, ठीक है। मैं आपको फटाफट से यहाँ पे करा देती हूँ बिकॉज लाइव नहीं है ये चीजें। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की द अपर लिमिट ऑफ ए टास्क दैट ए लर्नर कैन सक्सेसफुली परफॉर्म विद द असिस्टेंट ऑफ अ कंप्लीटेड इंडिविजुअल। आपकी जो मैक्सिमम अपर लिमिट क्या थी, अभी मैंने आपको एलईडी बताया था जो आप ऑलरेडी अभी प्रेजेंट में हो, और मैक्सिमम जो अपर लिमिट क्या थी आपकी, वो आपका एलपीडी था, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, जो आप किसी इंडिविजुअल की हेल्प तक जा रहे, तो ये आपका हाईएस्ट अपर लिमिट है। इसके आगे आप लोग नहीं जा सकते हो, चाहे कितना भी आपको दिमाग में चीजें घुसाई जाए, इसके आगे आप नहीं जा सकते हो। हाईएस्ट जो लेवल है वो आपका एलपीडी हो जाता है, तो लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट इसका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप द वर्किंग स्किल इन चिल्ड्रन एट एब्स्ट्रैक्ट लेवल। एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर क्या मतलब ये जो है ना सिंबॉलिक, कंक्रीट, पिक्टोरियल, ये सारी चीजें आपकी किससे होती हैं, ये सारी चीजें आपकी उससे है ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, ठीक है। ये जो है पियाजे प्लस और वाइगोत्स्की दोनों का मिक्सचर है ब्रूनर की थ्योरी। ब्रूनर ने जो है स्केफोल्डिंग का टर्म भी दिया था, और ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग के बारे में भी बात करी थी। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इनको कहीं पर लिख लेना ताकि एंड टाइम में आप रिवाइज कर सको। ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग पे बात करी थी। ब्रूनर ने 3 मोड दिए थे लर्निंग के, वो आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। 3 मोड दिए थे, तो इसके अंदर सिंबॉलिक कंक्रीट पिक्टोरियल सिंबॉलिक है, या फिर पिक्टोरियल सिंबॉलिक कंक्रीट है, या फिर सिंबॉलिक पिक्टोरियल कंक्रीट है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो 2 है, ऑप्शन नंबर 2, कंक्रीट, पिक्टोरियल और सिंबॉलिक, ठीक है। ये चीज आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है, कंक्रीट, पिक्टोरियल एंड सिंबॉलिक, बिकॉज लास्ट जो आपकी सिंबॉलिक होती है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपकी, ये आपकी सेंसरी मोटर से ही रिलेट करती है, 0 से 2 वर्ष की, ये आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की से ही रिलेट करती है, ठीक है। और ये आपकी जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उससे रिलेट करती है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको मैंने करवाई हुई है, सारी चीजें ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका एज पर जीन पियाजे थ्योरी अडेप्टेशन इन्वॉल्व्स टू कंप्लीमेंट्री एक्टिविटीज। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन की 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। तो हम लोग इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिक्र नहीं करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिक्र नहीं करते। अडेप्टेशन की जब बात आती है तो हम लोग अकोमोडेशन की बात करते हैं और असिमिलेशन की बात करते हैं। असिमिलेशन का मतलब होता है जब आप ज्ञान को एज इट इज ले लें, जो भी आपका नया ज्ञान है उसको एज इट इज अगर एक्वायर कर ले, और अकोमोडेशन होता है जब आप पूर्व ज्ञान को क्या कर लें, चेंज कर लें, उसमें मॉडिफाई कर ले, उसको बदल दे आपके नए ज्ञान से, तो वो आपका अकोमोडेशन हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इन पियाजे थ्योरी द प्रोसेस इन विच चाइल्ड ट्रांसफॉर्म्स एंड मॉडिफाइज हर स्कीमा, है ना, बच्चे ने क्या कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया और अपने स्कीमा को मॉडिफाई कर लिया। आपका जो पूर्व ज्ञान था उसके अंदर बदलाव कर लिया बच्चे ने, तो अब इस एक्सपीरियंस को क्या कहा जाता है, खुद से बताओ आप। असिमिलेशन के अंदर तो हम लोग नया ज्ञान ले रहे थे, मॉडिफाई नहीं कर रहे थे। अकोमोडेशन के अंदर हम लोग मॉडिफाई करते, ठीक है। आपका जो स्कीमा है स्कीमा प्लस एसिमिलेशन, इसका हम क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, इसको इसके अंदर चेंज ला देते हैं, वो आपका एकोमोडेशन यहाँ पर हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, पॉज करके खुद से भी करके देखना इनको, अगर नहीं समझ में आता है देन फिर आप आंसर को सुनिए। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ पियाजे कॉग्निटिव स्टेज एंड इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने इसमें से करेक्टली मैच्ड पेयर बताना है। फॉर्मर ऑपरेशन स्टेज के अंदर सेंट्रेशन होता है, नहीं, सेंट्रेशन कहाँ होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है। मैंने आपको ऊपर सारे स्टेज में बताया है, सेंट्रेशन कहाँ होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है। सेंसरी मोटर के अंदर सिंबॉलिक नहीं होता है, सिंबॉलिक कहाँ होता है, सिंबॉलिक आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है, ठीक है। और उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अगर बात करें तो यहाँ पर डिफर्ड इमिटेशन नहीं होता, इमिटेशन आपका सेंसरी के अंदर होता है। प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर एनिमिज्म होता है, जीववाद इसको बोलते हैं। जीववाद का मतलब होता है बच्चे जो होते हैं इस स्टेज के अंदर ये सोचते हैं, जो भी उनके टॉयज होते हैं, जो भी उनके खिलौने होते हैं, जो भी गुड्डे गुडिया वो लेकर के बैठे हुए हैं, उनके अंदर फीलिंग्स होती है, ठीक है। जब हम कहते हैं ना कि खाना वगैरह खिलाते हैं, बेटा खा ले, ये भी खा रहा है, आपका ये जो टॉय है ये भी खा रहा है, फिर वो कहता नहीं एक बाइट पहले उसको दो फिर मैं खाऊंगा, ठीक है। तो मेरे घर में तो ये चीजें चल रही हैं भाई राइट नाउ, तो मेरे को तो ज्यादा पता है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेजेस जो है एनिमिज्म इसके अंदर आता है। प्री ऑपरेशनल स्टेजेस के अंदर यहाँ पर बच्चे को लगता है कि जो उसके टॉयज वगैरह होते हैं उनके अंदर फीलिंग्स होती हैं, वो भी सेम बिहेव करते हैं जैसे बच्चे बिहेव कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय इवान पावलोव एक्सप्लेन लर्निंग बाय। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर हम लोग डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे,
ठीक है, डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कंडीशनिंग वहां पर हो रही थी, एनवायरनमेंट के साथ एसोसिएशन हो रहा था, और इसको आरएस यानी कि आरएस नहीं सॉरी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोलते हैं, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं, टाइप एस भी बोलते हैं, ये सिर्फ पावलोव कंडीशनिंग भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, इनको ध्यान में रखना। तो इसके अंदर कौन सा इसमें से है? रीइंफोर्समेंट के बारे में ये बात नहीं करते हैं, रीइंफोर्समेंट के बारे में स्किनर बात करते हैं जिन्होंने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया था। एसोसिएशन पर ये बात करते हैं, ठीक है, एसोसिएशन पर यानी कि साहचर्य स्थापित करके हुए हम यहाँ पर सीखते हैं, एनवायरनमेंट के साथ साहचर्य स्थापित करते हैं, कंडीशनिंग हो जाती है यहाँ पर। तो इमिटेशन के बारे में तो चूहे वाला बात करता है, इनसाइट कोलर का हो गया है, रीइंफोर्समेंट चूहे वाला हो गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है, साहचर्य यहाँ पर इज राइट आंसर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फॉर स्किनर द मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर ऑफ लर्निंग इज द रेट ऑफ। स्किनर के बारे में जब हम बात करते हैं तो स्किनर ने रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और यहाँ पर जो वो है पहले रेस्पॉन्स कर रहा था, बाद में स्टिमुलस मिल रहा था। पहले वो अपने हाथ पर हिलाएगा, सही लीवर पर पैर रखेगा तो फिर उसको खाना मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा, गलत लीवर पर पैर रखेगा तो फिर उसको दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। इमिटेशन यहाँ पर हो रही है, रिपीटेशन यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो मोस्ट मेजर ऑफ लर्निंग क्या है? स्टिमुलस है या फिर रेस्पॉन्स है? तो इसके अंदर सबसे पहले वो जो चूहा है वो रेस्पॉन्स दिखाता है, रेस्पॉन्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मेजर हो जाता है, तो ओनली 2 यहाँ पर आएगा रेस्पॉन्स। तो ओनली 2 कहाँ लिखा हुआ? ये रहा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? अनुकरण, ठीक है, और स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसाइट। अंतर्दृष्टि अंतर्दृष्टि, इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का इसमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? अंतर्दृष्टि की यानी कि जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी है कोलर की, इनसाइट लर्निंग थ्योरी बाय कोलर, कोलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ये आपका कोग्निटिविज्म के अंदर आता है, ठीक है, कोग्निटिविज्म की संज्ञानवाद के अंदर आता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, सुल्तान नाम का वन मानुष था, ठीक है, वन मानुष था, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उसको एक कमरे में बंद कर दिया और एक कमरे के ऊपर छत पर जो है थोड़ा सा केले वगैरह लटकाए गए और उसको एक स्टिक दे दी और साथ में उसको कुछ बॉक्सेस वगैरह दे दिए। तो यहाँ पर इस थ्योरी के बारे में ये बताया गया कि कोई भी समस्या जब हमारे सामने आती है तो हमारे दिमाग से एक सडन सॉल्यूशन निकलता है और उसके प्रति हम लोग यहाँ पर रिस्पॉन्स दिखाते हैं। तो वो सडन सॉल्यूशन चिंपैंजी के अंदर आया, सुल्तान के अंदर आया। उसने पहले तो केले को पकड़ा, किसकी हेल्प से? स्टिक की हेल्प से। फिर जब स्टिक से नहीं हाथ आया तो फिर उसने फिर से दिमाग लगाया, फिर उसने जो बॉक्स होते हैं ना उन बॉक्स को एक एक करके ऊपर नीचा, उसके ऊपर चढ़ा, एंड देन फिर स्टिक की हेल्प से उसने अपने केले पा लिए। तो यहाँ पर ये जो कोलर है वो बताते हैं कि हम किसी भी समस्या को एज ए होल देखते हैं। कैसे देखते हैं? संपूर्ण रूप से देखते हैं, टुकड़ों में नहीं देखते, पार्ट में नहीं देखते, बल्कि हम किसी भी समस्या को एज ए होल देखते हैं, पूर्ण रूप से देखते हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से। और ये जो थ्योरी है वो किसके अंदर आती है? वो गेस्टाल्टवाद के अंदर आती है, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के जनक थे मैक्स वर्दिमर, मैक्स वर्दिमर, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। मैक्स वर्दिमर के बाद कोलर आते हैं इसके अंदर, और कोफका आते हैं इसके अंदर, ठीक है, कोफका आते हैं इसके अंदर गेस्टाल्टवाद के अंदर, कर्ट लेविन आते हैं, ठीक है। ये सारे साइंटिस्ट किसके अंदर आते हैं? गेस्टाल्टवाद के अंदर आते हैं। आपसे मे भी क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं कि बताओ गेस्टाल्टवाद के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो मैक्स वर्दिमर आता है, कोलर आता है, कोफका आता है, कर्ट लेविन आते हैं। ये सारी चीजें आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर इस क्वेश्चन की तो इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? इनसाइट की जब बात करते हैं तो आपके दिमाग से सडन रिस्पॉन्स निकलता है, इंसिडेंटल है, बिल्कुल आपके दिमाग से एकदम से सारी चीजें आती है। समस्या का समाधान किसी भी नोवल सिचुएशन में हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, हमारे दिमाग से सडन सोल्यूशन निकलता है, रिस्पॉन्स एकदम से करते हैं, बिल्कुल ये। लेकिन जो नहीं है वो है हैबिट स्ट्रेंथ। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही था, 2 सही था, 4 सही था। जो गलत था वो आपका ऑप्शन नंबर 3 था। आपसे गलत ही पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। टोलमैन थ्योरी ऑफ पर्पसिव बिहेवियरिज्म इज नोन एज। टोलमैन ने जो थ्योरी दी थी वो आपकी साइन लर्निंग थ्योरी दी थी टोलमैन के द्वारा, ठीक है। टोलमैन की साइन लर्निंग थ्योरी आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ये कहते हैं हम कोई भी जब बिहेवियरिज्म दिखाते, कोई भी व्यवहार जब दिखाते हैं तो हमारा उसके पीछे कोई पर्पस होता है, हम एवे कोई चीज नहीं करते हैं। हम किसी गोल के प्रति, किसी उद्देश्य के प्रति, किसी पर्पस के साथ हम कोई भी चीजें करते हैं। तो वो ये थ्योरी का मेन बेस था जो कि मैंने आपको करवाई हुई है, अच्छे से वहां पे जाकर के देख लेना इस चीज को, ठीक है। तो ये आपकी बिहेवियरिज्म के अंदर आती है टोलमैन की थ्योरी, साइन लर्निंग थ्योरी। तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर सही हो जाता है। ट्रायल एंड लर्निंग थ्योरी आपकी थॉर्नडाइक की है, जिसको आप
कनेक्शनिज्म की थ्योरी बोलते हो, ये भी आपकी बिहेवियरिज्म की थ्योरी होती है, और ये इसके एक लॉ होते हैं एसोसिएटिव शिफ्टिंग, इसका सबऑर्डिनेट लॉ होता है। बात करें अगर थॉर्नडाइक की कनेक्शनिज्म की थ्योरी की, तो इसके 3 जो है मेन लॉ है, और उसके 5 to 8 कुछ सब लॉज होते हैं, तो ये लॉज को ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिकॉज इसका आंसर तो हो गया है और ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइकोलॉजिस्ट हु ट्राइज टू डेवलप अ लर्निंग थ्योरी बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजी। कभी भी अगर टोपोलॉजी की बात हो तो कर्ट लेविन को मार्क करना, ठीक है, कर्ट लेविन को मार्क करना। इन्होंने फील्ड थ्योरी भी दी थी, इनकी थ्योरी के बहुत नाम है, फील्ड थ्योरी भी इनको बोला जाता है, टोपोलॉजी की थ्योरी भी इनको बोलते हैं, थ्योरी ऑफ टोपोलॉजी, ठीक है, फील्ड थ्योरी बोलते हैं। और भी बहुत सारे इसके नाम हैं, तो आपके वो सारे नाम मैंने कवर कराए हुए हैं ऑलरेडी, प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखे हैं। ये सारी थ्योरी को छोड़ करके मत जाना, इन सारी थ्योरी को बिल्कुल करना है आप लोग, ठीक है। तो कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी के बारे में आपने बात करनी है, टोपोलॉजी का जिक्र आया तो आप कर्ट लेविन को मार्क करेंगे, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड तो साइको एनालिसिस के थे, और स्किनर तो चूहे का एक्सपेरिमेंट दिया था इन्होंने, स्किनर ने। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है 14 का ऑप्शन नंबर 1। 15 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज बेस्ट डिफाइंड मीनिंगफुल लर्निंग। लर्निंग इसमें कौन सी मीनिंगफुल हो जाती है? लर्निंग इज लिमिटेड, जहां पर भी ये वर्ड दिख जाए ना, लिमिटेड, ओनली, ठीक है, ये सारे आपके ना नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, कभी भी ये आंसर नहीं हो सकते। बट फिर भी एक बार रीड कर लो, है ना। वैसे तो इग्नोर करा करो, जैसे मान लो इस ऑप्शन को मैं इग्नोर कर देती हूँ, राइट नाउ मैं पढ़ती ही नहीं हूँ, क्योंकि इसमें लिमिटेड लिखा हुआ है, कभी आपका आंसर नहीं हो सकता है। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, ये आपका बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, एक्टिव प्रोसेस, ये आपका बिल्कुल आंसर हो सकता है यहाँ पे। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस दैट टेक्स इनटू अकाउंट द इंफॉर्मेशन चिल्ड्रन लर्न आउटसाइड ऑफ द स्कूल। जो बच्चा जब आउटसाइड ऑफ स्कूल सीखता है तो वहां से भी काफी चीजें सीखता है, और लर्निंग जो आपकी एक्टिव प्रोसेस हो जाती है, ये एक बहुत पॉजिटिव रिप्लाई हो सकता है। लर्निंग इज मेजरेबल बाय यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड पेपर पेंसिल टेस्ट ओनली। ओनली कभी नहीं हो सकता है, ओनली कई बार आंसर बन भी जाता है, बट 99.9% ओनली के आंसर कभी नहीं होते हैं। क्या आपकी लर्निंग सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट से होती है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्टूडेंट्स शुड रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टीचर ओनली, यहाँ पर भी ओनली है, ओनली नहीं हो सकता। आप सिर्फ एक टीचर की हेल्प से नहीं सीख सकते हो, आप अपने एनवायरनमेंट के साथ खुद भी करेक्ट करते हो, आप खुद से भी चीजें को सीखते हो, आप एक्टिवली चीजों को सीखते हो, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है, बिकॉज लर्निंग आपकी एक एक्टिव प्रोसेस होती है, आप खुद से एक्टिव होकर के सीख सकते हैं। Which statement is not true for the concept of learning? अगर concept of learning की बात करें तो कौन सा statement इनमें से सही नहीं है? लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर, बिल्कुल आपके बिहेवियर में बदलाव भी होता है, जब आप लर्निंग करते हो तो आपके बिहेवियर में ऑटोमेटिक यहाँ पर बदलाव हो जाता है। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट डिफरेंस, लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रैक्टिस, लर्निंग इज एन इनेट मैकेनिज्म। देखो, लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट डिफरेंस भी होता है, लर्निंग जो है प्रैक्टिस से भी अफेक्ट होती है, अभ्यास के द्वारा प्रभावित होती है, और लर्निंग जो है एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं होती है। क्या आप लर्निंग ऑलरेडी जब पैदा हुए तो खुद से पेट में, माँ के पेट में सीख करके आए हुए हो? नहीं, आप लोग बाहर आकर के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हो, चीजों को सीखते हो, तब जाकर के आप लर्निंग करते हो। तो नोट पूछा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है आपको क्वेश्चंस का लेवल, और क्या आपको कितनी यहाँ पर क्लियरिटी होती जा रही है? कमेंट करके जरूर बताना भाई। अकॉर्डिंग टू BF स्किनर, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन इज द रिजल्ट ऑफ। स्किनर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन है वो किसकी वजह से होता है? ट्रेनिंग इन ग्रामर की हेल्प से, इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। देखो, जब स्किनर का हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो चूहे के साथ किया था, चूहा बार बार अपना रिस्पॉन्स दिखा रहा था, सही रिस्पॉन्स देगा तो उसको खाना मिलेगा, गलत रिस्पॉन्स देगा तो उसको दंड मिलेगा, बिजली का झटका मिल रहा था। तो वहां पर रीइंफोर्समेंट का जिक्र हमेशा स्किनर के बाद स्किनर ही करते हैं कि रीइंफोर्समेंट मतलब अगर आप सही काम करोगे तो आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, आपको खाना मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत काम करोगे, अगर आप एक वांछित व्यवहार नहीं दिखाओगे तो फिर आपको यहाँ पर पनिशमेंट भी मिलेगी। तो अगर कभी भी पनिशमेंट का, रीइंफोर्समेंट का और इमिटेशन की बात आए तो आपने BF स्किनर के साथ जाना है, बिकॉज हम यहाँ पर इमिटेशन भी कर रहे हैं, बार बार सेम चीज को रिपीट भी कर रहे हैं। रिपीटेशन, रीइंफोर्समेंट, अवार्ड, पनिशमेंट, ये सारे स्किनर के साथ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा पेयर है जो कि ट्रू नहीं है? पढ़िए जल्दी से। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक ने दी थी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी तो थॉर्नडाइक ने बिल्कुल दी थी भाई। थॉर्नडाइक की जो कनेक्शनिज्म थ्योरी थी वो आपकी SR थ्योरी बोली जाती है, कनेक्शनिज्म थ्योरी, जिसको आप ट्रायल एंड लर्निंग थ्योरी भी, अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत भी बोलते हो, वो थॉर्नडाइक की ही है। ऑपरेंट कंडीशनिंग BF स्किनर की ही है, क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलोव की ही है, सोशल लर्निंग थ्योरी पियाजे की नहीं है। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? बैंड्यूरा ने दी है सोशल लर्निंग थ्योरी,
ठीक है। बैंड्यूरा ने दी है, इन्होंने बोबोडोल एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया था, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बोर्ड पे करवाई हुई है, ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें अच्छे से देखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे। चलिए कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए आज जो है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन लर्निंग, यानी कि जो लर्निंग की थ्योरीज है, ये भी सीखने की जो भी थ्योरीज है, जो सिद्धांत है, वो अपने पढ़े हैं। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ चीजें समझ में आई है, कुछ ना कुछ अगर आपके अंदर ऐड ऑन हुआ है, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ गया है, तो कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। किसी भी तरीके का कोई भी फीडबैक अगर आपको देना है, कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है, कुछ चीजें, ठीक है। एक साउंड को प्लीज थोड़ा इग्नोर करना है ना आपकी। मैं थोड़ा सा टाइम इसको लेकर के अगर बैठूं तो फिर इसको रिजोल्व हो सकता है, लेकिन अभी इतना टाइम है नहीं, सही बताऊं तो कुछ चीजें क्रिएट करने में टाइम लगता है, फिर उसको लाने में टाइम लगता है, रिकॉर्ड वगैरह होता है, आपके सामने सारी चीजें डेली लानी भी है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि साउंड को थोड़ा सा एडजस्ट कर, ठीक है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट मैराथन में। यूनिट 2 का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। यूनिट 2 आपकी फिर फिनिश हो जाएगी, फटाफट से कवर कर देंगे इस चीज को। और आपका फिर जो ईवीएस है उसका ये भी एक सोच रही हूँ मैराथन तैयार करने का, और आपका रोड सेफ्टी के लिए तो एक बिल्कुल ही आएगी। तो बने रहिए मेरे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, इसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।